लेट मी वेलकम मिस्टर मनीष शेरावत। ये फाउंडर हैं इंटीरियर कोच के। काफ़ी प्रोजेक्ट्स अब तक ये कर चुके हैं। ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपने सबसे ज़्यादा देखी है जब लोग घर बनवा रहे होते हैं? तो मेरे हिसाब से टॉप 3 मिस्टेक्स हैं जो एक आम इंसान या कोई भी, चाहे उसका प्रोफाइल मैटर नहीं करता, उसका बजट क्या है, वो सबसे पहले गलती करता है कि वो इंस्टाग्राम चलाता है। आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, अरे वो अच्छी लग रही है, आपने सेव कर लिया। अब आपके माइंड में एक इमेज बन गई है कि मेरे को भी यही घर ऐसा कुछ बनना है। लोग जैसे जब प्रोजेक्ट्स मांगने जाते हैं या डिस्कशन होता है, ऐसे कौन कौन से झूठ होते हैं जो वो बोलते हैं? सबसे पहले चीज़ है, मार्केट में 100 रुपये का एक स्क्वायर फीट का दाम चल रहा है या एक रेट चल रहा है और उसमें 4 लोग 100, 110, 120, 90, लेकिन सडनली कोई आता है मैं आपको 30 रुपये में करके दे दूंगा, हम वारंटी देंगे, गारंटी देंगे, पोस्ट सर्विस अच्छी होगी। इसके बाद भी आप समझ नहीं पा रहे तो आप कैसे घर बनाओगे मुझे भी नहीं पता। आपके साथ स्कैम तो होने वाला है। तो 30 रुपये में कोई घर नहीं बनाने वाला। जो आपकी अभी कंपनी इंटीरियर कोच एग्जैक्टली ये करती क्या है? एक क्लाइंट ने काम कराया था, मैंने उसको कोड दिया था उस टाइम पे आई थिंक 16-17 लाख का। तो वहाँ से मेरे को आइडिया आया कंसल्टेशन का। तो फिर कंसल्टेशन यहाँ से शुरू हुआ। तो मैंने पहले सोचा सिर्फ कंसल्टेशन ही करेंगे, फिर लोगों ने कहा डिजाइन भी करके दो, फिर अब लोग कहते हैं कि एग्जीक्यूशन भी करके दो, एग्जीक्यूशन भी करने लग गया। तो उस टाइम पे हमने साइट सुपरविजन, जिसे हमने लॉन्च किया था माही के नाम से, मनीष असिस्टेंट फॉर होम इंटीरियर्स। इंडिया के अंदर में किसी को इंटीरियर के सेक्टर में अगर बिजनेस बनाना है, ऐसी कौन सी मशीन्स लेके आए या काम करेंगे जिससे अच्छा पैसा बन सकता है? सच बताऊं, लोग ना भी मॉडलर की तरफ भाग रहे हैं। छोटा सेटअप लगाना तो 14 लाख चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप सिर्फ 2 से 3 लाख में वो पूरी मॉडलर कंपनी को बीट कर दोगे, और वो मैं कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा लोग किस डिसीजन को रिग्रेट करते हैं? हाइप बहुत ऊपर रखना और उसके हिसाब से काम ना हो पाना। और दूसरा, इंटीरियर डिज़ाइनिंग की जो फील्ड है, इसमें सबसे ज़्यादा पैसा किस चीज़ में है? अभी सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कहाँ पे कर रहे हो आप? ऑफ कोर्स गुड़गांव में, बट 2023 में मैंने स्टार्ट कर दिया था मुंबई, पुणे, हैदराबाद और गुजरात। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मैंने फुल ऑन किए थे और फिर बहुत मार भी पड़ी थी मेरे को, और वो एक तरीके से मेरा डाउनफॉल भी आ गया था। पैसा कहाँ जा रहा है ये मुझे पता नहीं चला, और कहाँ जा रहा है ये पता नहीं चला। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द हाउसिंग कार्ड शो। और आज का एपिसोड एक बहुत रॉ अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन से भरा हुआ रहने वाला है, बिकॉज जो गेस्ट हैं वो भी बहुत रॉ हैं और बहुत ही हंसी मजाक के हैं, और बहुत मज़ा आएगा इस पॉडकास्ट को करते हुए, बिकॉज बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस ऐसी होती हैं जो हम डेली लाइफ में करते हैं लोगों से, फ्रेंड्स से, फैमिली से, एंड मज़ा आता है जब हमको कुछ ऐसे आंसर्स और ऐसे सॉल्यूशंस मिलते हैं जो एक्चुअली में बहुत नीडेड हैं और प्रैक्टिकल हैं। सो लेट मी वेलकम मिस्टर मनीष शेरावत। ये फाउंडर हैं इंटीरियर कोच के, एंड इन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स अब तक ये कर चुके हैं। मोर देन आई थिंक 2000 प्रोजेक्ट्स आप एग्जीक्यूट कर चुके हो, और इतने ही और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स इनके और पाइपलाइन में हैं, एंड मैनी मोर थिंग्स दैट ही विल बी रिवीलिंग ऑन दिस पॉडकास्ट विद अस। वेलकम ऑन द हाउसिंग कार्ड शो सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और काफ़ी अच्छा स्टूडियो सेटअप आपने बना रखा है, नो डाउट। थैंक यू एंड आई लाइक इट वेरी मच। थैंक यू। सो आज कोशिश करूँगा जितनी प्रोसेस इन्फॉर्मेशन आपके ऑडियंस को दे सकूँ, आई ट्राई माई बेस्ट। तो सबसे पहले एक ऐसी चीज़ जो बहुत कॉमन है कि लोग अक्सर गलतियां करते हैं घर बनाने के टाइम पे, तो ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको लगती है कि जो आपने सबसे ज़्यादा देखी है जब लोग घर बनवा रहे होते हैं? तो एक्चुअली जब लोग घर बनाने का सोचते हैं तो मैं कहूँगा इनको प्रायोरिटी वाइज सेट करते हैं। तो मेरे हिसाब से टॉप 3 मिस्टेक्स हैं जो एक आम इंसान या कोई भी, चाहे उसका प्रोफाइल मैटर नहीं करता, उसका बजट क्या है, वो सबसे पहले गलती करता है कि वो इंस्टाग्राम चलाता है। ये फर्स्ट गलती है। वो इंस्टाग्राम में क्या होता है, आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, अरे वो अच्छी लग रही है, आपने सेव कर लिया। बाय द एंड आपको पता है आपका पोजेशन 1 साल बाद मिलेगा या आप 2 महीने बाद शुरू करने वाले हो, आप 1000 रील ऑलरेडी सेव करके बैठे हो। अब आपके माइंड में एक इमेज बन गई है कि मेरे को भी यही घर ऐसा कुछ बनाना है। बट वो सोचने से पहले वो क्या करते हैं, सीधा कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेंगे, किसी को हायर करेंगे, लमसम एक अमाउंट सेट करेंगे और काम शुरू कर देते हैं। तो इंस्टाग्राम से एक तो हाइप इन्फ्लुएंस हो गई, एक इमोशंस थोड़े ऊपर लेवल पे आ गए। लेकिन कोई भी चीज़ अगर आप शॉप पे जाते हो, मान लो अगर आप किसी को बोलते हो मुझे मोबाइल चाहिए, तो आपसे पहला सवाल पूछा जाएगा कौन सा या किस रेंज का, अपनी रेंज बताओ, तब आपको बता पाएंगे।
तो जो मेरे हिसाब से पहली गलती कर रहे हैं लोग वो ये कर रहे हैं कि बिना एक बजट को सेट करे बस घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जब किसी फर्म के पास जाते हैं तो एक कोटेशन मिलता है जो उन्हें हाई लगता है, फिर वो छोटे वेंडर्स को पकड़ते हैं, काम शुरू कराते हैं और धीरे 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 बजट बढ़ता चले जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने नया घर बनाया, एक स्विच सॉकेट लगाया, उसको ए पॉइंट से सिर्फ 1 फुट दूरी पे अगर हमें शिफ्ट करना है तो उसमें कितने पैसे लग जाएंगे अप्रॉक्स? भाई एक दिन आएगा बिजली वाला, उसे तोड़ के आगे करेगा, 1000-2000 वो ले जाएगा। पेंटर आएगा, उसे रिपेयर करेगा, मिस्त्री आएगा, उसके मसाले को भरेगा, फिर सैंडिंग करेगा, चौथा दिन फिर आएगा। तो ऐसे करके एक पॉइंट को सिर्फ ए से बी शिफ्ट करने के लिए 5000 रुपये का खर्चा है। अब ये तो सिर्फ एक पॉइंट है। फॉल सीलिंग कराई, फ़ैन की रॉड डालना भूल गए, लाइट दीवार के पास ज़्यादा आ गई। तो ऐसे कर करके खर्चे, जब आपने अभी तो घर 20 लाख में बनवाया मान लो, लेकिन बाय द एंड जब आप रहना स्टार्ट करोगे तब आपको फ्लॉस पता चलेंगे और 20 का 30, 30 का 40 कब पहुंच जाता है पता नहीं चलता। तो जो पहली मिस्टेक है, किसी से भी काम कराओ, छोटा कॉन्ट्रैक्टर है, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, कोई फर्म है, ऑलवेज डिसाइड द बजट फर्स्ट। सेकंड, किसी भी डिज़ाइनर या कॉन्ट्रैक्टर फर्म को हायर करने से पहले लोग गलती क्या करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनी, मैं आपका घर आपकी पर्सनैलिटी जैसा दिखाई देगा, आपकी तरह दिखाई देगा, आपके जैसा होगा, वो सिर्फ एक ड्रामा होता है, जस्ट अ हाइप, उसमें कुछ होता नहीं है। आपको उससे पूछना है आप कैसे इंश्योर करोगे कि मेरा बजट बॉस 22 लैक्स का है, 50 लैक्स है, इससे मैं 1 रुपये ऊपर नहीं जाऊँगा। आप कैसे इंश्योर करोगे 50 लैक्स में बनेगा? क्योंकि सिर्फ एक फ़ोटो देख के तो मैं नहीं बता सकता 50 लाख है, एग्जैक्ट अमाउंट पता होना चाहिए। तो वो लोगों से सवाल ही नहीं पूछते कि आप बताओ आप कैसे इंश्योर करोगे बजट में क्वालिटी। जैसे आप मुझसे पूछोगे मनीष आपकी यूएसपी क्या है, तो मैं बोलूँगा वियर्ड आंसर क्या होगा, सर मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मेरे डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं, मेरी टीम बहुत अच्छी है। ये सबसे वियर्ड आंसर्स हैं। अगर ये कोई बोल रहा है समझ लो वहाँ से निकलने का है। वो कहते हैं ना मुन्ना भाई मैं कट लो यहाँ से, तो वो वाला स्टाफ। तो वो वाला पॉइंट है, उसमें सिर्फ आपको इंश्योर करो, सामने से एटलीस्ट पूछो तो सही यार तू कैसे कैलकुलेट करेगा। अच्छा चल ठीक है 2 BHK का घर है, इसमें पेंट का कॉस्ट क्या लग रहा है, फ्लोरिंग का कॉस्ट क्या लग रहा है, वो क्या कॉस्ट लग रहा है, उससे पूछो सही कैसे इंश्योर होगा। तो दूसरी गलती हुई आपकी गलती हुई, आप बजट डिसाइड करे बिना काम शुरू करा देते हो। दूसरा, आप डिज़ाइनर फर्म को हायर करने से पहले उनसे सही सवाल नहीं पूछते हो कि इंश्योरिटी कैसे, आप श्योर कैसे करते हो। जैसे मैं आपको बोलूँगा आपको चाय बनानी है, तो अगर मैं आपके स्टूडियो में अभी जो लोग बैठे हैं इनसे मैं पूछूंगा चाय बनाने, तो चाय बनाने के 5 तरीके मिल जाएंगे, सबसे अलग अलग आएंगे। तो बेस्ट चाय बनाने का तरीका एक ही होगा, बस उसमें आप थोड़े से एड ऑन्स कर सकते हो, लेकिन तरीका तो वही सेम रहेगा ना। कितनी चीनी है, 2 ग्राम ऊपर हो गई 2 ग्राम नीचे हो गई तो गड़बड़ होगी। तो उसके लिए एक सिस्टम होता है क्वालिटी को इंश्योर करना। तो सवाल पूछो अपने डिज़ाइनर से, अपने ठेकेदार से, कैसे इंश्योर करोगे। तो दूसरी गलती आपकी ये हो गई। और तीसरा है वही कि डिज़ाइनर की जगह आप बिना डिज़ाइनर को लिए आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ शुरू हो जाते हो, तो बाद में बजट बहुत शूट हो जाता है। तो ये लोग जैसे जब प्रोजेक्ट्स मांगने जाते हैं या डिस्कशन होता है तो ऐसे कौन कौन से झूठ होते हैं जो वो बोलते हैं जिससे वो इजीली उस प्रोजेक्ट को ले पाएँ? ओके, तो आई मीन मैं इसको ऐसे समझ रहा हूँ कि डिज़ाइनर या वो जब लेने जाते हैं। बिल्कुल। तो देखो सबसे पहले नीडी और ग्रीडी में बहुत फ़र्क होता है। अगर कोई मैं चाहूँगा कि मान लो अगर कोई बच्चा है, फ्रेशर है, स्टार्ट कर रहा है, तो उसे तो बिज़नेस में आना नहीं चाहिए। वो जो फ्रेशर होगा वो क्या बोलेगा, वो रेट गिराता चला जाएगा। सबसे पहले चीज़ है, मार्केट में 100 रुपये का एक स्क्वायर फीट का दाम चल रहा है या एक रेट चल रहा है, और उसमें 4 लोग 100, 110, 120, 90, लेकिन सडनली कोई आता है मैं आपको 30 रुपये में करके दे दूँगा। इसके बाद भी आप समझ नहीं पा रहे तो आप फिर तो कैसे घर बनाओगे मुझे भी नहीं पता, आपके साथ स्कैम तो होने वाला है। तो 30 रुपये में कोई घर नहीं बनाने वाला। अगर आपको कहे कि भी पेट्रोल वहाँ पे 10 रुपये लीटर मिलेगा तो आपके मन में सीधा सवाल आ जाएगा। बट इंटीरियर डिज़ाइन के टाइम पे हम आँख बंद कर लेते हैं। तो सबसे पहले कोई एक्सट्रीमली सस्ता दे रहा है तो उसके पीछे कुछ तो सस्पिशियस है कि क्या होना चाहिए। दूसरा, जो अब काम लेने की कोशिश करते हैं तो उनके आंसर सबके सिमिलर होंगे, जैसे कि आपका हम वारंटी देंगे, गारंटी देंगे, पोस्ट सर्विस अच्छी होगी। पोस्ट सर्विस अच्छी होगी कैसे इंश्योर करेंगे? आज काम हो गया उसके बाद फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं लोग। तो पोस्ट सर्विस के लिए डिपार्टमेंट उसी टाइम फ़ोन करो कि ठीक है आप अपनी पोस्ट सर्विस में फ़ोन लगाओ, आपका कंप्लेंट नंबर क्या है, तो वहाँ फ़ोन करो, आपको पता लग जाएगा हाँ भाई ये पोस्ट सर्विस है। या फिर कोई सिस्टम दिखाओगे पोस्ट सर्विस के बाद देखता कौन है, क्योंकि आपका घर का डिज़ाइन कंप्लीट, यू आर जस्ट एन एसेट। कि डिज़ाइनर के लिए क्लाइंट सिर्फ क्लाइंट जब तक है जब तक पैसा दे रहा है। पैसा जिस दिन आपका डिज़ाइन कंप्लीट है ना, तो कि हाँ आपका प्रोजेक्ट होगा, आपकी हेल्प करेंगे, आप कभी भी कॉल कर, कोई फ़ोन नहीं उठाने वाला। तो तीसरी चीज़ ये होती है कि वो अननेसेसरीली चीज़ों की हाइप, आपको वेग आंसर होते हैं। मतलब जैसे आप मुझसे बोले क्वालिटी क्या है, अरे हम बहुत अच्छा काम करते हैं, मेरी टीम बहुत मेहनती, हार्ड वर्क। तो वेग आंसर पे जो लोग बोलते हैं वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट पाने के लिए लोग करते ही करते हैं। तो एक जो आपकी अभी कंपनी इंटीरियर कोच एग्जैक्टली ये करती क्या है? ओके, तो इंटीरियर कोच बेसिकली, इसको मैं थोड़ा सा डीप में बताऊंगा लेकिन शॉर्टकट में। इसमें जब पहले मैं खुद का कंस्ट्रक्शन करता था, 1 मैन आर्मी था और लेबर वगैरह इन साथ मेरी टीम होती थी, पेटी कॉन्ट्रैक्टर जैसे हम बोलते हैं, उनसे काम कराता ही था।
तो धीरे धीरे काम करते करते मुझे पता लगा कि एक क्लाइंट ने काम कराया था, मैंने उसको कोट दिया था उस टाइम पे आई थिंक 16-17 लाख का, तो उसको कोट मिला कहीं से 12 लाख का, उसने 12 लाख काम करा लिया। अब एक दिन वो पूरे फैमिली टीवी देख रही थी और टीवी यूनिट और टीवी फ्लोर पे, और फॉल सीलिंग का पैच गिरा उनकी मदर के फेस पे। अब उनका फ़ोन आया तो वहाँ उनको ब्लीडिंग हुई और बुलाया, तो मैं तो परेशान हो गया, मैं तो 12 का तो 12 वाला करके चला गया। तो जो आपका मेन सवाल था कि इंटेक कोच क्या करती है, तब वहाँ से मुझे समझ में आया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बजट एक्चुअल में नहीं है, बट वो बस ये पूछना चाहते हैं कि यार मनीष, मेरा वाइट कलर का घर है, फ्लोर में टाइल ग्रे कलर की डालूं कि बेज कलर की। अब इसके लिए कोई डिज़ाइनर आएगा? कोई नहीं आएगा। अब अगर मैं किसी फर्म में घुस जाऊँ, सर बस ये बता दो, तो कोई नहीं होगा। तो वहाँ से मेरे को आइडिया आया कंसल्टेशन का कि आप 500 रुपये मुझे दो और 500 रुपये में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट टाइल आपके घर के कलर ग्रेडिंग के हिसाब से बेस्ट टाइल कौन सी है, या टाइल लगाने वक्त कौन सी केमिकल लगाना है। 4x2 का केमिकल अलग है, 6x4 की टाइल का केमिकल अलग। तो एक क्विक कंसल्टेशन से शुरू हुआ। मेरा फर्स्ट क्लाइंट जब यूट्यूब से, जब 9 महीने स्ट्रगल के बाद पहला कंसल्टेशन है, वो जयपुर से था। अच्छा। और उनका नाम था मिस रश्मि। रश्मि जी आप देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। तो 500 रुपये में से 250 रुपये एडवांस पेटीएम आया था और 250 रुपये मेरे को 9 बजे आए थे, क्योंकि उस टाइम पे शायद नेट का इशू होगा। तो वो फिर मैंने कहा आप तो जंग जीत लेंगे। तो फिर कंसल्टेशन यहाँ से शुरू हुआ। तो मैंने पहले सोचा सिर्फ कंसल्टेशन ही करेंगे, फिर लोगों ने कहा डिज़ाइन भी करके दो, डिज़ाइन में तो हमें चाहिए तो डिज़ाइन भी हुआ। फिर अब लोग कहते हैं कि एग्जीक्यूशन भी करके दो, एग्जीक्यूशन भी करने लग गया। एंड चौथा है हमारा साइट सुपरविजन। इसमें क्या होता है, आपके पास डिज़ाइनर भी है, कॉन्ट्रैक्टर भी है, या हम किसी स्टेट में जाके काम नहीं कर सकते, बट आप चाहते हो क्वालिटी वैसी चले जो हमारे प्रोटोकॉल्स है। तो उस टाइम पे हमने साइट सुपरविजन, जिसे हमने लॉन्च किया था माही के नाम से, मनीष असिस्टेंट फॉर होम इंटीरियर्स। तो माही को लॉन्च करते हैं हम, जिसमें अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो हम आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें स्टेप, जैसे चाय बनाने का सही तरीका क्या है, स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, कब गैस लगानी है, मटेरियल क्या रखना, वो सारी चीज़ें। और अदरवाइज हम आपको इंजीनियर ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोवाइड कर देते हैं कि साइट पे इंजीनियर आएगा तो आपका और कॉन्ट्रैक्टर का गृह क्लेश ना हो, मारामारी ना हो तो पैसा लेके कोई भाग ना जाए, किसको कितना पैसा, वो सब लिखा हुआ होता है। तो उस हिसाब से डील फाइनल करा के इंजीनियर पूरा काम को करता है। तो ये 4 हमारे वर्टिकल्स हैं: कंसल्टेशन, साइट सुपरविजन, डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूशन। तो सिविल इंजीनियर से इंटीरियर डिज़ाइनर तक का जो सफ़र था, हाँ, इसके बारे में क्या कहना चाहूँगा आप? एक्चुअली सिविल इंजीनियर डिज़ाइनर, देखो डिग्री पे तो मैं क्या चाहूँगा कि डिग्री से तो आप डिज़ाइनर नहीं बन सकते। और आजकल मतलब मेरे को बस थोड़ा सा शायद गॉड गिफ्ट है कि जब मैं चीज़ों को देखता हूँ ना, मैं बहुत अलग नज़रिए से देखता हूँ। मैं इसको वर्ड से तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे मैं चल रहा हूँ रास्ते में, तो मार्केट में चल रहा हूँ, तो मेरा अपने माइंड में थॉट आएगा कौन सा बोर्ड है, किस कलर का बोर्ड है जिस पर सबसे पहले मेरी नज़र जा रही है। मेरे को देखा यार ये येलो कलर का बोर्ड बहुत अच्छा लग रहा है, फिर मैं देखूंगा इस पर लिखने में सबसे अच्छे फॉन्ट्स किसके हैं जो मुझे आ रहे हैं। तो ऐसे मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि यहाँ पे बेस्ट क्या है, यहाँ पे गलत क्या है। नहीं तो अब ये कौन सोचेगा भीड़ में बोर्ड खड़े हैं, क्यों ऐसा शोरूम में मैनिकन में ये मैनिकन ज़्यादा सुंदर लग रहा है जबकि वो मैनिकन कम सुंदर लग रहा है। तो इंजीनियरिंग से ये था, एग्जीक्यूशन करते करते एट द एंड मैं डिज़ाइन का ही करने लग गया था, लोग पूछने लग गए। तो फिर मैंने अपना डिज़ाइन का कोर्स पूरा किया एंड देन डिज़ाइन में फिर लोग चलते गए, और लोगों को मेरा जो डिज़ाइन को सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझाने का तरीका है वो लोगों को पसंद आया। क्योंकि देखो मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बेस्ट डिज़ाइनर हूँ, मेरे से बहुत अच्छे लेवल के बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं, बट आई थिंक मैं डिज़ाइन को एक आम आदमी को जिस लैंग्वेज में मैं और मेरी टीम समझा सकते हैं, आई डोंट थिंक कि कोई और समझा पाता है। तो आई थिंक वो मेरा एक फोर्टे है, और इसलिए मैंने सोचा चलो यूट्यूब स्टार्ट करते हैं। तो वो मेरी ट्रिक्स हो जाती है, हिडन ट्रिक्स उसमें रहती है। तो अगर लाइक जैसे क्लाइंट है वो इन जनरली देखा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ों को इंसिस्ट करते हैं जब उनको उनके कोई फैमिली या फ्रेंड्स में से बताता है, रेफरेंस देता है, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो फिर आप? ओके तो ये सच बताऊं, पहले 2 साल तो मैं ऐसा हो गया था, मैंने क्यों ये डिज़ाइन में पैर डाल दिया। और क्योंकि कुछ क्लाइंट ठीक है सेंसिबल भी मिलते हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल अतरंगी भी मिलते हैं हमको। तो जैसे आज डिज़ाइन फाइनल हुआ तो उसमें चाची भी हैं, बुआ भी हैं, वो भी कह रही नहीं वाइट नहीं ब्लू करो, ब्लू का वाइट। फिर मैं कहा यार अब कैसे हैंडल किया जाए। तो धीरे धीरे अब जैसे मैं बुक्स का थोड़ा सा शौकीन हूँ, बुक्स पढ़ता रहता हूँ, तो एक बुक पढ़ी मैंने। उस बुक में ये था कि जैसे साइकोलॉजी ऑफ सेल्स जिसे हम बोलते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी काम किस तरीके से करती है। जैसे ये मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में था, अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे 6 टाइप के बायर्स होते हैं, तो आपसे पूछूंगा आप कौन से टाइप के बायर हो आखिरी में। आप सबसे पहले होता है एनालिटिकल बायर। ये क्या करेगा, कुछ भी करने से पहले पूरी डीप रिसर्च करेगा। चाहे 100 रुपये का आइटम खरीदेगा, 3 जगह जाएगा, वेबसाइट पे चेक करेगा, वैल्यूज़ देखेगा, रिव्यूज़ देगा, सब देखेगा, तब जाके उस आइटम को खरीदेगा। वो डिसीजन लेने में टाइम लगाएगा, उसको सब कुछ समझ में आ गया, फिर भी जाके दूसरी जगह से देखेगा ज़रूर। दूसरा होता है ड्राइवर बायर, ये मैं हूँ। ड्राइवर बायर क्या होता है,
देखा, समझा, 1000 रुपये फालतू हैं, 2000 फालतू हैं, दिया, ले लिया, खत्म कहानी। ज़्यादा सोचते नहीं है। इनको टाइम सेविंग चाहिए, हर चीज़ जल्दी चाहिए, बस बस कर दो, फटाफट कर दो, ऐसे चाहिए होता है। थर्ड, रिलेशनशिप। ये वो बायर्स होते हैं जो एक घड़ी लेने से पहले मम्मी को भी फ़ोन करेंगे, बॉयफ्रेंड को भी फ़ोन करेंगे, पापा को भी फ़ोन करेंगे, भतीजी को भी फ़ोन करेंगे, हर चीज़ लेने से पहले रिलेशनशिप बायर है। उसके बाद हो गया आपका सेल्फ एक्चुअलाइजर। इन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, तो वो एक कहा था ना, मैं मस्ती में एंड ऑल स्टफ, तो वो अपना मस्त रहते हैं, उन्हें कौन क्या कह रहा है, हाँ जल रहा है जलने दो, हम आराम से बैठे। तो ये हो गया। और एक पांचवा होता है आपका, आई थिंक मैं भूल रहा हूँ वैसे, पांचवा अपेथेटिक बायर। इनके लिए आप जान भी दे दो, ये कहेंगे अरे जान ही तो दी है, मेरे लिए क्या किया है। तो मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ, जब क्लाइंट आते हैं हमारे यहाँ फॉर्म करते हैं, ये बुक सीख के मुझे मिला, हमने एक फॉर्म बनाया हुआ। तो जब क्लाइंट बात कर रहा होता है, वो चेकलिस्ट टिक कर रहे होते हैं, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, सारा चल रहा है। तो रिलेशनशिप बायर और एपेथेटिक बायर, ये हमारी टारगेट ऑडियंस नहीं होती। ठीक है। क्योंकि वो जो अपना डिसीजन खुद से नहीं ले सकता, वो नहीं कर सकते। इसलिए हम पहले ही पूछ लेंगे कॉल पे, अच्छा सर डिसीजन मेकर कौन होगा? जी होऊंगा तो मैं ही, और साथ में बीवी भी होगी। अच्छा, हर रूम का डिसीजन कोई खुद लेने वाला है या सिर्फ आप ही लेने वाले हो? तो अपन अपने रूम का सब लेंगे, लेकिन जो ये बोल देता है कि नहीं सब मिलजुल के देंगे, क्रॉस, कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, नहीं करना। और अपेथेटिक बायर को तो बस ये है कि और सस्ता कर दो, वो तो ज़्यादा दे रहा है, वो ये दे रहा है, वो दे रहा है, वो दे रहा है। तो जो आपका सवाल था कि ये जो झंझट है और ये इसके लिए भी मैं अगेन सोलो पे गया था सीखने के लिए कि हो क्यों रहा है। मतलब आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड कि टीम, यार आप बहुत एक टाइम पे practical हर है, महीने मैं 25 से 30 प्रोजेक्ट क्लोज करता हूँ, और एक प्रोजेक्ट 1.5 से 2 महीने चलता है, तो मेरे पास तो 50 की इन्वेंट्री हमेशा खड़ी रहेगी ना। अब 50 में से 5 क्लाइंट भी अगर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो दिक्कत होती है। फिर वो नीचे जाना पड़ा डीप रूट में, हो क्यों रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है, तो फिर वहाँ से वो पता चला। तो आपके हिसाब से इंटीरियर डिज़ाइनिंग की जो फील्ड है, इसमें सबसे ज़्यादा पैसा किस चीज़ में है? एग्जीक्यूशन में, ऑफ कोर्स अंधा पैसा है। जितना आप कमा सकते हो, आपके हाथ बड़े होने चाहिए कितना कमा सकते हो। जैसे अगर मैं अपने डोर्स खोल दूँ पूरे, अभी मैं खोल नहीं रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया 2027 में खोलूँगा मैं। रीज़न उसके पीछे है क्योंकि हमारी फील्ड ना बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। जैसे आपको मेरा काम पसंद नहीं आया, डियर मनीष, आई एम नॉट इम्प्रेस विद योर वर्क, रिगार्ड्स, और आप 4-5 लिखोगे और ख़त्म कहानी। अब मैं रामू को तो मेल नहीं लिखूंगा ना। अब रामू को मैं बोलूँगा रामू कल से काम पे, उसको मेल का मतलब ही नहीं पता। उसको सिंपल है, आप 800 दे रहे हो, वो दिहाड़ी 900 दे रहा है, वो वहाँ जाके काम करेगा। तो हमारा काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड है। अब इंजीनियर को, क्लाइंट को भी, जो हाई एंड क्लाइंट है उसको भी संभालना है, और वहीं रामू को भी संभालना है। तो पैसा बहुत है, लेकिन मैं अभी हाथ नहीं डाल रहा। रीज़न भी क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिस्टम्स पे। अब मान लो मुझे चाय बनाना बिल्कुल नहीं आता, मैं 3rd क्लास हूँ एकदम, मेरे को कुछ नहीं पता, और मुझे चाय बनाना इंटरेस्टेड भी नहीं है ना। बट आपने अगर बनाना पड़ा, मुझे आप 1 करोड़ दे रहे हो, तो मैं क्या करूँगा, वो सिस्टम है खाली। स्टेप 1 पतीला लाओ, स्टेप 2 गैस लाओ, स्टेप 3 इस टेम्परेचर पे रखो, टेम्परेचर चेक करने का भी टूल दे दिया, कहीं ज़्यादा गर्म हो गया पता कैसे चलेगा, तो टूल कर लिया, ये कर लिया, तो स्टेप आ गए। अभी मैं 97% पे, पिछले साल में 85 पे था, अब मैं 97% पे खड़ा हूँ। मैं 3% का वेट करो, और वही 3% सबसे टाइम टेकिंग है। जिस दिन वो होगा बस, क्योंकि इतना तो है कि प्रोजेक्ट्स पूरे इंडिया से अच्छे खासे हैं, लेकिन हर जगह पैर फैला लूँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कहाँ पे कर रहे हो आप? ऑफ कोर्स गुड़गांव में, बट 2023 में मैंने स्टार्ट कर दिया था मुंबई, पुणे, हैदराबाद और गुजरात। यहाँ पर प्रोजेक्ट्स मैंने फुल ऑन किए थे, और फिर बहुत मार भी पड़ी थी मेरे को, क्योंकि आखिरी में सब फट भी गया था, और वो एक तरीके से मेरा डाउनफॉल भी आ गया था, क्योंकि पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है ये मुझे पता नहीं चला, और कहाँ कहाँ जा रहा है ये भी पता नहीं चला। ये होता है, ये मल्टीपल तो आपने वो पता नहीं मीम आप लोगों ने देखा, वो 35 लाख की साइट में 36 लाख का घाटा कैसे हो गया। तो वो मेरे साथ हो गया था। तो फिर वो एकदम से मैंने सब स्टॉप पे लगाया, फिर जो था उसको सेट किया, जिसका था कर करके सब समटारा करके, फिर दोबारा से टीम को रीडेवलप किया, नई टीम को इन किया, फिर हायरिंग सिस्टम, फिर सिस्टम्स मेरे को समझ में एक्चुअली में होता क्या है। तो क्या सीखा इस डाउनफॉल से आपने? अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हो, मत करना भाई, बता रहा हूँ। मुझे पता होता बिजनेस में इतनी मेहनत लगती तो मैं कभी नहीं करता, पहली चीज़। अब पता चल रहा है, हाँ बिजनेस 2 टाइप के हो गए। एक, आपको 6 से 7 बंदे को लेके एक काम करना है, जिसमें आप गुड़गांव में या दिल्ली में आप काम करते हैं, और आपको उतना ही सपना है कि हाँ आज हमने 10 लाख कमाया है, अगले साल हम 11 करेंगे, इतना है तो ठीक है, तब तो आप बिजनेस करो। लेकिन आप सपने देख रहे हो हवाई जहाज़ के, या प्राइवेट जेट चाहिए, लैम्बोर्गिनी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, तो भाई जॉब में रहो, उसी कंपनी को ऊपर उठाओ, और उस कंपनी की पोस्ट पे ऊपर आओ, क्योंकि बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। नहीं तो जब सैलरी देने का टाइम आता है ना, और जब सपने आते हैं कि यार पैसा कैसे देना है, तब
क्योंकि ये इस बात में मैं भी ऐड कर देता हूँ क्योंकि जितनी जल्दी 7 तारीख और 5 तारीख आती है ये पता नहीं चलता। ट्रू। तो ये हम जैसे फाउंडर्स को पता चलता है। तो ठीक है। तो आजकल वो रील्स में स्टार्टअप मोटिवेशन सब चल रहा है भाई, सब बग जाता है। डोंट गो फॉर इट। सो सबसे ज़्यादा लाइक आपके हिसाब से लोग किस डिसीजन को रिग्रेट करते हैं? तो ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगेन इन टर्म्स ऑफ सिर्फ डिज़ाइन या एग्जीक्यूशन या एनीथिंग जो भी आपको एक्सपीरियंस अभी तक हुआ है। होता क्या है, इसमें ना एक मिथ भी है और एक सच्चाई भी है। दोनों बात करते हैं। ओके तो जैसे मान लो आपने मुझसे काम लिया है ना, मैंने आपसे काम ले लिया, ठीक है, काम बिल्कुल अच्छा चल रहा है, क्वालिटी वाइज हो रहा है, मटेरियल सब अच्छा चल रहा है। एट द एंड हमारी फील्ड में एक लाइन है कि हैप्पी क्लाइंट इज़ अ मिथ, ठीक है, ये हमारी फील्ड में बैठता है। लेकिन सब काम बेस्ट होता है, सारी चीज़ बेस्ट होती है, लेकिन जो मान लो मैंने आपको एक टेबल बना के दिया, टेबल ऊपर से सही है, मटेरियल सॉलिड है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उसके एजेस थोड़े थोड़े स्क्रैच आते हैं, चिप ऑफ होते हैं, जो कि किसी की गलती नहीं होती। अब वहाँ से क्लाइंट ये रिग्रेट करता है मैंने गलत टीम को हायर कर लिया। फिर क्लाइंट बहुत नॉलेज भी लेके लगता है, यूट्यूब देखता है, इंस्टाग्राम देखता है, और तो चैट जीपीटी है, लोग मुझे ही सिखा जाते हैं टाइल कैसे लगानी है, तो मैं बस सुन लेता हूँ उस टाइम पे, हाँ ठीक है आपको पता है, अच्छी बात है, वेरी गुड है। तो मेरे हिसाब से रिग्रेट ये होता है, अगर मैं भी हूँ, मान लो किसी ने मुझे फर्म एज अ फर्म हायर किया है, तो टू अर्ली डिसीजन ले लेना कि हाइप बहुत ऊपर रखना और उसके हिसाब से काम ना हो पाना। आई थिंक वो बाद में लोग रिग्रेट करते हैं कि जो हमने सोचा था वो नहीं बन पाया। ये मेरे हिसाब से लोगों को सबसे बड़ा रिग्रेट होता है। और दूसरा, लोग मतलब मिथ वही है कि आप ये मान चलो ना, अब आपको पता है आपने एक घड़ी खरीदी, आपने रोलेक्स लिया, आपको 3 लाख 4 लाख की घड़ी मिली, अब आपका दोस्त आएगा, अरे 2 में तो मैं दिलवा देता। अब वो 2 में दिलाने पर आपके मन में तो रिग्रेट आ गया ना। आ गया। तो ये मिथ भी है और सही भी है। सही मैं मानूंगा, हर कॉन्ट्रैक्टर मटेरियल अच्छा डालता है, अच्छे से काम करता है, मेन लेबर भी अच्छे से काम करती है। जस्ट जो हम इंडिया में लैक कर रहे हैं, दैट इज सिंगल थिंग, वो हो जाए तो हर एक का इंसान का काम अच्छा होगा, दैट इज टूल्स, जिस पे हम अभी फुल ऑन इन्वेस्ट कर रहे हैं। जापानीज टूल्स हम लेके आ रहे हैं मकीटा से। तो ये आई थिंक मैं कहूँगा रिग्रेट, जो आपका सवाल का जवाब तो मैं क्लियरली नहीं दे पाया, बट आई थिंक काम अच्छा नहीं हुआ एंड में, अगर वो फील नहीं आई, तो आई थिंक वही एक रिग्रेट होता है। तो मेरे हिसाब से एक चीज़ और दैट कि मतलब लाइक एक हमने एक जनरल प्रैक्टिस देखी है कि जब कोई घर बना रहा होता है, तो जैसे अभी आपने बोला ना कि वो आके आपको बताता है कि टाइल लगानी कैसी है या वो है। ये चीज़ तो कॉमन प्रैक्टिस हमने देखी है कि जब डॉक्टर्स के पास में भी लोग जाते हैं तो वो उनको बताते हैं, मतलब अच्छा ये मेडिसिन ले लूँ क्या, ये हमने गूगल पे देखी थी, है ना। तो वो डॉक्टर खुद भी डायलेमा में चले जाते हैं, बोले भाई मेरी फील्ड का मेरे ही कोई बता रहे आगे। तो ऐसा जब होता है कि जब आप साइट पे हो, प्रोजेक्ट पे हो, और सामने जो भी क्लाइंट है वो आपको आके या उनकी फैमिली मेम्बर्स आके बता रहे हैं, तो उस मोमेंट पे उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है? मैं डांट देता हूँ सीधे खत्म। तो अगर मान लो ये कैमरे में कोई कह रहा है मुझे मेरा काम मत बताओ, आपने मुझे हायर किया, प्रोफेशनल्स को अपना काम करने दो, आप जाओ कमाओ और हमें दो, हम आपका घर अच्छा सुंदर बनाएंगे, दैट्स इट। मैं डांट देता हूँ और मेरी टीम को भी यही सिखाया कि आप डांट दो। तो इस डांटने में क्लाइंट्स काफ़ी बुरा भी मानते होंगे। मानने दो, क्या हो गया, घर अच्छा बना रहा हूँ ना, पैसे ले रहा हूँ। आपने डॉक्टर को आप डॉक्टरी सिखाओगे तो कैसे चलेगा? तो कई लोग इस चीज़ को नहीं समझते। ना समझे, देखो मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरे में एटीट्यूड लग से हो सकता है, होगा है, मेहनत करी है और कमाया भी है, और वो सिस्टम बनाए। मैं यहाँ बैठा हूँ, अगले 6 महीने टूर पे जाऊँगा, मेरी कंपनी वैसे ही चलने वाली है, क्योंकि उसके लिए 12 साल मेहनत करी है। वो गलतियाँ, जैसे अब आप चाय बनाने की, मैं एग्जांपल समझ जाता हूँ, चाय बनाने की रेसिपी हर कोई लिख देगा नेट से देख के, चाय बनाते वक्त पतीला ये रखना है, ये रखना है, ये रखना है। मेरी लिस्ट में ये सब नहीं है। मेरी लिस्ट में गलतियाँ क्या होती हैं। चाय का पतीला चढ़ाते वक्त ये देख लो बच्चे कहाँ पे हैं, चाय का पतीला चढ़ाते वक्त ये देख लो गैस के नोब में लीकेज तो नहीं है। आप चाय बनाने में सब लिखा होगा? नहीं लिखा। तो 12 साल जो हमने क्लाइंट से सुना है, जिन गलतियों पे डांट भी खाई है, वो हमने उस लिस्ट में लिखी है। एक हमारा ग्रुप है सिविल लर्निंग, जब ये बंद होगा मैं आपको दिखाऊंगा। आज भी गलतियां होती है, सिविल लर्निंग में ऐड होती है और हमारी फाइल में चढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। एक बंदा सिर्फ इसी के लिए प्रोफेशनली हायर्ड है, जो उसका काम सिर्फ इतना है, वहाँ से देखा इधर लिख दिया। तो अगर क्लाइंट आके हमें बोलता है कि हम आपको बताएंगे कैसे करना है, तो आप किसी और को फाइंड कर लो, वी आर नॉट द राइट फिट फॉर यू, और अदरवाइज तो फिर डांट पड़ने के लिए तैयार हो जाओ। सिंपल।
ऐसा होता है कि कभी आपने कोई बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट बनाया हो और क्लाइंट ने अच्छा पैसा भी खर्च किया हो, बहुत लोग होते हैं खर्च करते हैं, उसके बाद में उसने ऐसा बोला कि फील नहीं आ रहा? यार ये तो आपने बोला है और मेरे को 2 क्लाइंट मेरे माइंड में आ गए। तो वो सीआर्स में था, 2 प्रोजेक्ट्स थे और सब कुछ अच्छा किया। और सच बताऊं, जब आपके पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो आप उसके लिए दिन जान, जो मैं कहता हूँ आपको साल में 1-2 प्रोजेक्ट से मैं जो पर्सनल मैं देखता हूँ, तो वो सारा बन के रेडी हो गया, लाइटिंग वाइटिंग सब रेडी हो गया। तो हुआ क्या, उनकी जो सब पार्टी गेट टुगेदर हुआ, सब बढ़िया है। अब वो साइकोलॉजिकल हो कि होता है कि हम सबसे अच्छा बोल रहे हैं, हमें यार मनीष तू बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक इंसान हमारे माइंड में है कि वो अच्छा बोल दे तब मानूंगा अच्छा है। अब वो बोल के यार ठीक है, पर उतनी वाइब नहीं आ रही। अब मेरा तो ग्लास ऐसे ही रह गया और वो सामने क्लाइंट थे तो कह रहे हाँ यार कह तो सही रहे हो, थोड़ा सा कमी तो है मनीष, मज़ा उतना आया नहीं। तो फिर मैं क्या बोलता, बस ठीक है डन है, तो कुछ नहीं कर सकते उसमें आप, यू हैव टू बी देयर। अब बजाय मैं आर्ग्यू करूं या मैं उसको सही एक्सप्लेन करूं ये, बट हाँ वो जिस इंसान ने बोला था फील नहीं आ रही, क्योंकि उससे पहले क्लाइंट कह रहा था अच्छा लग रहा है, बट वो मेरी आंखों में छप गया तो उसका काम तो नहीं करूँगा कभी, नो डाउट। क्लाइंट्स जो एक्चुअली लाइक चाहते हैं प्रैक्टिकली, वो कितना प्रैक्टिकल होता है? ओके देखो प्रैक्टिकली तो सब पॉसिबल है नो डाउट, लेकिन फिर वो बात करते हैं जैसे कि अभी एक टेबल मेरे को, अभी एक रिसेंटली हम एक टेबल बना रहे हैं, उसमें वो मल्टी फोल्ड टाइप की टेबल मैं बना रहा हूँ। उस टेबल में क्या है कि उसमें बार भी है, वो बार पूरा घूम के छुपना भी है। उस जगह कितनी है, अप्रॉक्स 6 फीट बाय 4 फीट, मतलब इसका मतलब आधा सेक्शन, हाँ इतना ही हुआ, हाँ, छोटा सा सेक्शन हुआ। उसमें बार भी चाहिए, बार काउंटर भी वो बन जाना चाहिए, बार हिडन भी हो जाना चाहिए, वो सब हो जाना चाहिए। मतलब वो 6 बाय 5 की जगह 8 बाय 4 की बन जा 8 बाय 8 की बन जानी चाहिए। तो हमने वो बना रहे हैं, लेकिन अब पॉइंट क्या होता है, जब इस चीज़ को बनाते हैं तो उसका कोई मैकेनिज्म तो है नहीं, वो भी एक काइंड ऑफ हम सिविल इंजीनियरिंग लगाते हैं कि जुगाड़ू टाइप कुछ करते हैं। अब उसमें क्लाइंट को चाहिए एकदम फ्लोटिंग आना चाहिए, एकदम स्मूथ चलना चाहिए इसमें, क्योंकि देखो R&D है। ये एक चीज़ है कि चाइना तो डेफिनेटली नो बहुत आ गया, तो अगर हमें वो चीज़ें लानी है तो चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जो आपका सवाल था वो यही है कि हाँ प्रैक्टिकल चीज़ें बन सकती हैं, बट अगर वो आप चाहोगे फ्लॉलेस बन जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम तभी यहाँ भरते हैं जब क्लाइंट को हम बता दें रिस्क है और आप रिस्क टेकर हो तो आप बताना, नहीं तो हम नहीं करेंगे। तो नहीं तो अब तक जब वो मैकेनिक, जैसे अभी हम एक ड्रॉर लेके आ रहे हैं, उसमें क्या है, आपको रिमोट दबाओगे, ड्रॉर बाहर निकलेगा, उसमें से प्रोजेक्टर उठ के ऊपर आएगा और प्रोजेक्टर थ्रो मारेगा। शॉर्ट लॉन्ग प्रोजेक्टर है वो, तो वो थ्रो मारेगा। अब उसका जो हार्डवेयर है वो हमने बाहर से मंगाया है। अब वो हार्डवेयर आएगा, अब मुझे नहीं पता इंस्टॉल कैसे होगा, बट मुझे ये पता है मैं इंस्टॉल कर दूंगा। थोड़ी सी ग्लिचेज आएंगी, लेकिन जब अनकंडीशनल चीज़ें बन तो वो भी जाती, बट वो स्मूथनेस वो थोड़ा अटक रहा है, वो चलता है। अभी आपके हिसाब से ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो इंडियन इंटीरियर इंडस्ट्री जो है उसको सीखनी भी चाहिए और उसको लानी चाहिए फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया? हाँ सबसे पहले तो मशीन्स, यार जिस लेवल पे अभी आप मान के चलो, मैं अपनी कॉस्ट को कम कर रहा हूँ बहुत हाई लेवल, क्योंकि आई एम ट्रू बिलीवर और डॉक्टर वैल्यू मनी। तो कॉस्ट कम 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 मैं और सस्ता कैसे कर सकता हूँ। आप यू वॉन्ट बिलीव, 3 कारपेंटर थे जो एज बेंडिंग, जो ये टेप होती है उसको छील रहे थे, एक रेती फाइल जिसे हम बोलते हैं, उससे वो कर रहे थे। अब उसमें हल्का सा ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा चल जाएगा, कम हो गया तो मैंने 11,000 रुपये का एक टूल खरीदा है। यू वॉन्ट बिलीव 3 का काम वो एक मशीन कर रही है। वाह। और चाइना, सच बताऊं, अगर वो सिर्फ टूल्स यहाँ हो जाए ना तो हमारी एग्जीक्यूशन बहुत सुधर जाएगी। जो हमारी क्वालिटी होती है ना, जैसे अगर आप गाड़ी देखोगे तो गाड़ी में बाहर कोई लोकल इंसान ने गाड़ी बनाई तो बाहर से तो सही दिखेगी, लेकिन आप अंदर से घुस के कहीं देखोगे ये टूटा हुआ है, वो कोना है, जैसे सेकंड हैंड कार आपको चिपका देते हैं, बाहर से सब बढ़िया होता है, अंदर पता चलता है। तो बाहर से, और इसमें तो ऑफकोर्स एक चाइना है और एक जर्मन मशीन्स और जापान की मशीन्स जो हैं वो टॉप नॉच है, और चाइना तो उससे भी, क्योंकि चाइना सस्ता बहुत देता है, तो वो ऑफकोर्स टॉप नॉच है। तो मेरे हिसाब से 2 चीज़ें सीखनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। तो मशीन्स के बारे में जितना जान सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट एसेट है, बनाओ। और डिज़ाइनर्स को डिज़ाइन कंपनी में तब तक नहीं जाना चाहिए, जैसे मैंने डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लिया ना, सिविल इंजीनियर की तरह जॉब करो, क्योंकि डिज़ाइनर्स, मैंने 1,000 डिज़ाइनर है मार्केट में, 995 डिज़ाइनर्स को पता ही नहीं है क्या करना है, पता ही नहीं क्या करना, पता ही नहीं है। देखो इंटरनेट से फोटो देख के आप भी घर बना लोगे, और अपने कारपेंटर दिखाओगे ये बनाने का, हाँ जी बाबूजी बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, तो वो भी बना देंगे।
तो डिज़ाइनर्स को नहीं पता, इसलिए डिज़ाइनर चूज़ करो तो पूछ लो एक बार कि ये जो फोटो दिख रही है इसकी कॉस्टिंग क्या है, इसमें मटेरियल क्या है, इस पे लेमिनेट क्या है, इसकी थिकनेस क्या है। आप कैटलॉग देखोगे, लेमिनेट जो है वो आपने बाहर से लगा दी, बट आपको ये नहीं पता था बाहर और अंदर सेम लेमिनेट लगनी चाहिए, अदरवाइज शटर बेंड हो जाएगा। तो अब ये डिज़ाइनर को पता ही नहीं है, वो उसने तो बता दिया 1 mm अंदर से पॉइंटेड, अब आखिरी में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर ने काम खराब कर दिया। तो ये चीज़ें, तो कोई बड़ी फर्म है, इन्वेस्ट ऑन टूल्स। कोई छोटी फर्म जो डिज़ाइनर्स वगैरह हैं, एग्जीक्यूशन की नॉलेज इज़ मस्ट, मटेरियल की नॉलेज और बजटिंग की नॉलेज, ये दो आपके पास है ना, तो इंट्री कोच में आओ, वी गिव यू ह्यूज अमाउंट। अदरवाइज तो फिर आप बस धक्के ही खाने वाले हो और आपके क्लाइंट फटेंगे और एट द एंड जॉब ही करने वाले हो। तो बिजनेस करना भी है तो एग्जीक्यूशन नॉलेज इज मस्ट। अभी अगर इंडिया के अंदर में किसी को इंटीरियर के सेक्टर में अगर बिजनेस बनाना है तो वो ऐसी कौन सी मशीन्स लेके आए या काम करेगी जिससे अच्छा पैसा बन सकता है अगले 5 से 10 साल में? ओके यार, बहुत बहुत सही सवाल है। सच बताऊं, लोग ना अभी मॉडलर की तरफ भाग रहे हैं। मॉडलर की फैक्ट्री, कोल्ड प्रेस मशीन हो गया, मिलिंग मशीन हो गया, है ना, एज बेंडिंग मशीन हो गया, उसमें आपको छोटा सेटअप लगाना है तो 14 लाख चाहिए। अच्छा सेटअप लगाना है, अगर आपकी मार्केटिंग बहुत प्रीमियम है तो आपको कम से कम 30-35 लाख डालना पड़ेगा। फिर उसकी कंपनी कॉस्ट, बिजली का बिल, लेबर कॉस्ट, एटलीस्ट आप मान लो साल का 50 लाख वहाँ जाने वाला है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप सिर्फ 2 से 3 लाख में वो पूरी मॉडलर कंपनी को बीट कर दोगे, सिर्फ 2 से 3 लाख में, और वो मैं कर रहा हूँ। अब पता नहीं गूज़बम्स आ गए मेरे को, बट आई एम लिटरली डू इट। लोग क्या करें, मॉडलर वाले का सिंपल है, उसे पचड़ों में नहीं पड़ना, ना टाइल के, ना फॉल सीलिंग के, ना पेंट है, ना कुछ, उसका सारा इन हाउस फैक्ट्री में बनता है, उधर जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। और मार्केट बहुत कंपटीशन आ चुका है। आप दिल्ली की साइड आओ, गुड़गांव में रहो, एक मॉडलर की रोड पे घूमो, 25 मॉडलर वाले बैठे, फैक्ट्री सबकी एक ही है। इन जो फैक्ट्री होगी वो किसी एक की होगी, सारे बोलेंगे मेरी फैक्ट्री है, हाँ जी दिखा देते हो, किसी और फैक्ट्री किसी और की है, क्योंकि पैसा किसी और डालो, सबने दुकान खोल ली उसके पास, सारा सब वहीं से लेना देना करेंगे। जो हम कर रहे हैं दैट इज़ छोटे टूल्स। देखो मॉडलर वाले कर रहे हैं ठीक है, लेकिन मॉडलर वाले डिज़ाइनर काम नहीं करते, वो काम करते हैं सीधा सीधा। आपको थोड़ा सा बेंड कराना है, थोड़ा सा ऊपर शटर करना है, थोड़ा सा कस्टमाइज़ कराना है, तो मॉडलर लगाएंगे ये नहीं हो पाएगा, सीधा सीधा काम है तो बताओ। और वहाँ पे जब हाथों से काम होता है तो फिनिशिंग नहीं आ पाती। यहाँ पे टूल्स हैं, आप ये 2-3 लाख के टूल्स लो। अगर मेरे एक यूट्यूब पे वीडियो है जब मैंने अपने टूल्स दिखाए, ऑल्दो टीम तो यही कहती क्यों दिखा रहे हो अपनी यूएसपी, में क्या दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब कमाएंगे। तो यूएसपी में मैंने क्या दिखाया, टूल्स हैं, वो कितने का है, कोई 20,000 का, कोई 25,000 का, कोई 80,000 का, सारी मशीन 3 लाख के आसपास की आई है। एंड यू वॉन्ट बिलीव, जब मैं क्लाइंट को दिखाता हूँ ना कि ये देख लो एक बार मशीन से, ब्रोशर में मैं दिखा देता हूँ, ये मशीन देख लो, उसके बाद बात करते हैं। आप अपने ठेकेदार से पहले बात करके आओ, उसके बाद आपसे रेट पे बात करेंगे। क्लाइंट कन्वर्टेड। तो मॉडलर के सेटअप पे जाना बेवकूफ़ी है, बहुत पैसा लगता है, और सबसे बड़ी चीज़ डर लगा रहता है। डर का क्या हो गया, कल को लेबर नहीं आई, छुट्टी हो गई, मशीन ख़राब हो गई, टूल ख़राब हो गया, बिजली नहीं आई, कहाँ है मेरा मटेरियल, कहाँ है वो, चलो। ये 3 लाख के टूल से ना आप इतना चेंज लाओगे। क्यों? टूल्स आने से इन्वेस्टमेंट कम, क्वालिटी 100 टाइम्स बढ़ गई घर वाले काम पे। तो अगर कोई कारपेंटर है, कोई इलेक्ट्रिशियन, ये सिर्फ टूल्स लो और ख़त्म कहानी। तो वो टूल से बहुत अच्छा चेंज आएगा। और मॉडलर वालों को तो जाना पड़ेगा ना क्लाइंट के लिए कि हमसे ले लो, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। ये टूल्स दिखाओ, आपको मार्केटिंग भी नहीं करनी, बस जाके दिखा दो ये है मेरे टूल्स, खत्म। और इसकी फिनिशिंग ले जाओ साथ में, ये देखो जी, आप मॉडलर से कराओगे 5 लाख में, आपसे ले रहा हूँ 3 लाख इस टूल के साथ, फिनिशिंग सेम, आप बता दो किसकी अलग। तो 3 लाख में सब बढ़िया। और 2029 तक हमारी फील्ड ही सबसे ज़्यादा पैसा कमा रही होगी। लेकिन अभी अगर मैं आज 2026 में अपन बैठे हुए हैं, तो अगर नेक्स्ट 10 साल की बात करिए 2036 तक की, तो कितना पैसा बन सकता है इस फील्ड के अंदर में? अगर सिर्फ डिज़ाइन के थ्रू चल रहे हैं तो ज़्यादा नहीं बनेगा। लेकिन एग्जीक्यूशन में आप आते हो तो एक अच्छी टीम है आपके पास, तो मेरे हिसाब से आप इजीली 1 महीने, क्योंकि एक प्रोजेक्ट एटलीस्ट 2 BHK 3 BHK 3 महीने चलता है। और हमारे इंडिया का गुड़गांव दिल्ली में टिकट साइज होता है 35-40 लाख, मुंबई में जाता है 50 लाख, बेंगलोर साइड में 60-50 के बीच में चलता है, गुजरात हैदराबाद में भी इतनी है। बाकी फिर प्रीमियम से अब 50 प्रीमियम में आ गए 70-80 1-1.5 करोड़, तो फिर कोई लिमिट ही नहीं है, आप कितना भी डाल लो। रही बात बड़े की है, लेकिन अगर कोई एक कॉन्ट्रैक्टर कारपेंटर की 2-2 लोगों की टीम लेके बैठता है तो 1 महीने में आराम से, अगर टर्नओवर की बात करूँ तो 1 से 2 करोड़ का टर्नओवर बहुत ईजिली मारेगा। 1 से 2 करोड़ बहुत ईजी है, क्योंकि 35 लाख के आपके पास 4 प्रोजेक्ट भी आ गए तो 1 करोड़ तो सीधा वैसे ही बन गए ना। तो बहुत ईजी है करना, लेकिन टूल्स इज इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप कोई डिज़ाइनर हायर मत करो, क्योंकि इंडिया का माइंडसेट है, अभी डिज़ाइनर का माइंडसेट है नहीं मेरे हिसाब से। 2027-28 में अब लोग हायर करने लगे, जैसे जैसे जानने लगे, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलने लगी है,
तो लोग जानने लगे, डिज़ाइनर हायर करते हैं। उससे फ़ायदा क्या हो जाता है, क्या बनना है वो ठीक है, नहीं तो बाद में चेंज ही करते रह जाते हैं और मज़ा नहीं आता। तो एग्जीक्यूशन की टीम अच्छी बनाओ, ट्रेन करो और टूल्स दो, जितने टूल्स देने हैं टूल्स दो बस। डोंट डिपेंड ऑन पीपल, डिपेंड ऑन सिस्टम्स एंड टूल्स। तो आपकी क्वालिटी टॉप नॉच आएगी, तो बढ़िया इसमें पैसा है, नो डाउट। मिडिल क्लास जो फैमिलीज होती हैं वो सबसे बड़ी गलती क्या करती है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनिंग? अब इसको मैं हार्ड ट्रूथ की तरह बोलता हूँ, जिससे कि मैं चाहता हूँ लोगों का नुकसान ना हो। तो कम पैसे में बहुत ज़्यादा सपने देख लेना, दैट्स अ बिटर ट्रूथ। बुरा भी लग सकता है बट ये बिटर है कि और इस टाइम पे लोग डिज़ाइनर से अननेसेसरी चीज़ें मांगते हैं। जैसे कि अब मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसका बजट था 16 लाख रुपए। अब हम उतने छोटे करते नहीं, बट 16 लाख में हमने, चलो लेडी थी, उन्होंने बोला नहीं मेरा प्लीज़ एक बार बात करो ये वो। तो मैंने बात करी नॉर्मली, तो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार मनीष मुझे ना इटालियन तो फ्लोर पे वो चाहिए स्टोन, और वॉल्स में अच्छी टाइल्स चाहिए, और सोफ़ा मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा मैं बोलूँ क्या। आपका 2000 स्क्वायर फीट का एरिया है, इंटू 2 भी करता हूँ 40 लाख बैठता है, आप 16 लाख। अब वो मुझसे किस बात पे लड़ रही है? दिस इज़ एपैथेटिक बायर। कि यार आप तो बोलते हो डिज़ाइन बनाने के लिए बजट की ज़रूरत नहीं है, अच्छा घर बन जाता है। और इस बात पे मुझे डांट रही है लिटरली कि यार नहीं आपने बोला तो था कि बजट डिज़ाइन करने के लिए बजट की ज़रूरत नहीं है। अरे मैम सुंदर बन सकता है अगर अब आप कह रहे हो इटालियन फ्लोर। आप मुझे 16 लाख रुपए दो, बेसिक काम सिविल जिसे हम कहते हैं, फॉल सीलिंग, फ्लोरिंग, इलेक्ट्रिकल, ये रखो। 16 लाख में फिर आपका घर बहुत डैम लग्जरी बन सकता है, 1 करोड़ वाल से ज़्यादा सुंदर बन सकता है, क्योंकि फिर वॉल दी तो डेकोरेशन करनी है। अभी आप ये वॉल जो आपने इतना अच्छा सजाया हुआ है, इसमें से वॉल हटा दो तो फिर बचा क्या? कुछ भी नहीं। तो आप बेसिक काम करा रखो, फ्लोर और वॉल्स, लाइट्स लगा के रखो एंड खत्म कहानी। बट वो 16 लाख पे मुझे तो डांट पड़ गई ना कि आपने बोला था, आप क्यों नहीं बना के दे रहे हो मेरा घर सुंदर। मैं कहा मैम आप टाइल डालो, खैर नहीं मुझे तो इटालियन चाहिए। तो वो सारी चीज़ें। एक बहुत जनरल चीज़ की, जैसे लोगों का बजट इन जनरल टाइट भी होता है, काफ़ी लो होता है बजट, तो उस सिनेरियो के अंदर में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए? ओके, सबसे पहले यार 5 लाख ना बहुत सही बजट है। अगर आपका घर सेमी फर्निश्ड है ना, कि वार्डरोब बनी हुई है, मॉडुलर किचन बनी है, फ्लोरिंग है, नॉर्मल लाइट्स डली हुई है, तो 5 लाख इज सफिशिएंट बजट टू मेक अ होम लुक क्या सो डैम ब्यूटीफुल। तो लग्जरी फील 5 लाख बहुत ही इनफ होता है। मैं कहता हूँ 5 लाख में आप सबसे पहले एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कभी बताएं, दैट इज़ लाइटिंग। आप और मैं बैठे हैं, यहाँ पे भी सॉफ्ट बॉक्स लगे हुए हैं, लाइटिंग्स हैं, हनीकॉम के मैश डाले हैं। लाइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जैसे कि आप मान लो शोरूम्स में जाते हैं, आप देखोगे ज़ारा के शोरूम्स में 2 मैनिक्विन्स होते हैं, उन दोनों में से स्पॉटलाइट्स होती हैं सारी उनके ऊपर, क्योंकि दूसरी जगह मेरी नज़र जाए ही नहीं। अगर मैं सब लाइट बंद कर दूँ, इस बीच में एक टेबल रखूँ, एक पेन खड़ा कर दूँ और पेन के ऊपर लाइट डाल दूँ, आप दूर से हो यार कुछ तो लग्जरी दिख रहा है यार, जबकि पेन ही है वो, बस क्या हुआ लाइट्स ऑफ हो गया, स्पॉट फोकस वहाँ आ गया। तो 5 लाख में सबसे पहला इन्वेस्ट डालो 2.5 लाख के आसपास लाइटिंग में, फुल ऑन, बेड के नीचे लाइट, टीवी के साइड में लाइट, क्योंकि वो मूड लाइटिंग होती है। अब वो तो चलो मैं फिर अपना टेक्निकल में चले जाऊँगा, लाइटिंग एक्सप्लेन करने बैठूंगा। तो मूड लाइटिंग होती है जिसको आप टीवी के टाइम पे कौन सी, सोने के टाइम कौन सी, फुल लिट अप, गेस्ट आ रहा है उसको जलाने के टाइम कौन सी लाइट ऑन करनी है, वो सब स्विच से कंट्रोल हो जाता है। ये स्विच करेंगे गेस्ट जेलस ऑन हो जाएगा, तो वहाँ से आपके पड़ोसी भी जलेंगे, भाई बढ़िया है। तो 5 लाख में सबसे पहले 2.5 लाख इन्वेस्ट करो लाइट्स में, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ देयर। और उसके बाद जो बचा बाकी 2.5 लाख है, आपको सिर्फ वॉल पेपर्स, वॉल डेकोर्स और इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करो। और फ्ली मार्केट कितने हैं, जैसे गुड़गांव दिल्ली में बंजारा मार्केट है, वहाँ से जाओ। और इस मामले में तो लड़कियाँ या बीवी, गर्लफ्रेंड, जो भी XYZ है, उनको लेके जाओ, उनका टेस्ट बहुत प्यारा होता है, वो जिस तरीके से डेकोर करेंगे बढ़िया मज़ा आएगा। तो 5 लाख इज़ मोर देन सफिशिएंट, लेकिन बेसिक काम होना ज़रूरी है। तो जो आपका सवाल था, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द लाइटिंग। अब एक चीज़ और है कि जैसे हम लोग घर बनाना शुरू करते हैं लोग, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग प्लान ही नहीं करते पहले, जो हमको बाद में पता लगती हैं, लाइक एग्जीक्यूशन के टाइम पे, या हमको कोई ना कोई वेंडर बता रहा होता है कि भाई ये चीज़ तो हुई नहीं है, पहले ये होगी तो फिर ये होगी। तो ऐसी आपके हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें जो जर्नल अब तक आपके एक्सपीरियंस में लोग हमेशा मिस आउट करते हैं? ओके, हाँ, अब ऐसे तो पूरा घर ही मिस आउट होता है, पूरा घर। पूरा घर। जैसे अब आप बेड के अंदर लाइट पॉइंट्स कहाँ कहाँ होते हैं? साइड में होता एक है। बेड के साइड में, हाँ, दूसरा मेन एंट्रेंस पे, कि जो बेडरूम का दरवाज़ा हाँ, खोलती है, जो मेन बिल्कुल, लाइट पे ना, बिल्कुल, 3 वो हो राइट, गए। राइट, हाँ। चौथा शायद टीवी का हो जाएगा, टीवी हो जाएगा। 5वां बालकनी का, 6ठा AC का जो ऊपर लगता है, 7वां अटैच टॉयलेट भी तो है उसका, अटैच बालकनी 8वां उसका। अच्छा, बेड के नीचे की लाइट्स और बेड के वॉल की लाइट्स, फैंसी के लिए लाइट्स पॉइंट
वार्डरोब के अंदर भी तो प्रोफाइल लाइट लगनी है, वो पॉइंट्स ये तो मैं याद कर रहा हूँ तो 10-12 याद है, अभी भी 2-3 मिसिंग होंगे। अब जब वार्डरोब बन के रेडी, और यार वार्डरोब में अब ये प्रोफाइल लाइट तो डालना ही भूल गए, कारपेंटर बोलेगा मुझे बताया नहीं, तो पूरा घर ही मिस्टेक है। आप टॉप 3 पूछोगे तो नहीं बता सकते। टॉप 3 जो मैंने शुरुआत में बताया था बजट है, उसके बाद तो पूरा घर मिस्टेक का होता है। और यू वॉन्ट बिलीव सारे लोग रिग्रेट कर रहे होते हैं, बट अंदर से कोई अरे नहीं जी बहुत बढ़िया काम किया, अब मज़ा ही आ गया। पर जब वो पता होता है ना चार्ज, अब आज के टाइम में कितने सारे गैजेट्स हैं आपके पास, मोबाइल, लैपटॉप, वॉच और पॉड्स, क्या क्या चार्जिंग लाना, तो बेड के साइड में 2 सॉकेट कंपलसरी हैं। मैं तो कहता हूँ सॉकेट एक स्विच रखो, उसी एक स्विच से सारे सॉकेट कर दो, क्योंकि वॉच भी है आपके पास, पॉड भी है, लैपटॉप भी है आपके पास, मोबाइल भी है, 4 आइटम्स हैं, ये तो चार्ज करने ही करने। अब वो 2 में से एक होगा तो फिर फाइट होगी रात को, मेरा चार्जर लगा, मैं चार्जर लगा, अब पंखा आपको लगाना है, लाइट ऑन ऑफ करनी है, उस पर लड़ाई हो रही है, लोग चप्पल फेंक के मार रहे हैं पार्डन, बट कि स्विच ऑफ करने रात को लड़ाई हो रही है, क्यों बंद कर रहा है, तो 2 वे स्विच ही तो डालना था, वो भूल गए। अब आपको बार बार उठ उठ के लाइट ऑफ करनी पड़ती है। अब आपने सोचा चलो यार अपने घर में होम ऑटोमेशन करते हैं, 200 रुपये में होम ऑटोमेशन होएगा, पर कर्टेन के लिए जो पॉइंट डालना था वो पॉइंट डालना भूल गए। तो मिस्टेक का तो हमारी फील्ड में भंडार है, कोई दिक्कत ही नहीं। एक और चीज़ है कि मतलब आपके हिसाब से जब कोई घर बना रहा है तो फैमिलीज़ बैठती हैं, डिस्कशंस होता है, तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि उनको पहले कॉमनली डिस्कस कर लेने चाहिए बिफोर गेटिंग एनी एक्सपर्ट ऑन बोर्ड, कि जिससे एक तो टाइम सेविंग भी हो पाएगा और इवेंचुअली उनको अपनी खुद की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ पाएगी कि उनको एग्जैक्टली कहाँ का क्या क्या चाहिए। तो अगर ऐसा कोई कर लेता है तो मैं उसे भगवान का दर्जा देता हूँ कि आप ही मेरे क्लाइंट, जो कहते हैं ना क्लाइंट भगवान होता है, तो वही मेरे रियल भगवान है जो ऐसी प्लानिंग कर लेता है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो कि हम वो, जैसे हमने क्या किया ना, हमने अपना एक ड्रीम क्लाइंट बनाया हुआ है, जैसे मैंने बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑल, तो उसे हमने प्यार से नाम दिया हुआ है सुहेश, कि भाई ये सुहेश हमारा प्यारा क्लाइंट है, सॉरी जिग्नेश। अब वो मेरी टीम समझ जाती है सेल्स वाले कि जिग्नेश का कॉल आया। उसमें क्या होगा, वो बताएगा कि मैंने ऑलरेडी फाइनल किया हुआ है, मेरे को बेज थीम चाहिए, थोड़ा सा न्यूट्रल चाहिए, मिनिमल चाहिए, वो फ़ोटोज़ भेजेगा, कुछ इस टाइप का चाहिए, मेरा बजट 35 लाख के आसपास है, थोड़ा सा 5 लाख स्ट्रेच कर सकता हूँ, बट अगर 35 में हो जाए तो मोर देन हैप्पी, और ये मेरा है तो आप कर पाओगे, मैं यहाँ रहता हूँ। उसने सब बता दिया, सारी चीज़ बताई, क्योंकि लोग बजट बताने में थोड़ा कतराते हैं कि यार मैंने 35 बोल दिया तो फिर वो 40 बताएगा, और हमें पता होता है इसका बजट कितना, वो इतना एक्सपीरियंस हो गया, तो वो सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। तो रही बात जब ऑन टेबल डिस्कस करने की, तो वहाँ पे आपको पॉइंट सिर्फ इतना है, सिर्फ अपनी डिज़ाइन थीम फाइनल करो और बजट, उसके बाद इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट को डिलीट कर दो। नहीं तो वो फिर होगा क्या ना, आज एक रील आई है, वो बनी रही थी, उसने में दूसरी दिख गई, तो बेस्ट चीज़, नहीं तो फिर आप कभी घर नहीं बना पाओगे। तो इसमें ये अच्छा है, उसमें वो बेकार है, तो रह जाएगा। तो बेस्ट प्लानिंग है, डिज़ाइन फाइनल करो रूम वाइज, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम डिस्कस करते हैं, आपका अपना रूम है, कोई बेटा है, डॉटर है, बड़ी है, वो अपना डिस्कस है, तो उससे अलग डिस्कशन होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अपने थीम फाइनल कर लो, और उसके बाद ज़्यादा इंटरनेट स्क्रॉल मत करो, कि इंटरनेट इज़ लिमिटलेस, कितना ही कुछ देखते जाओ, वो चीज़। आपके हिसाब से इंटीरियर डिज़ाइन इंडस्ट्री की कोई ऐसी डार्क साइड जो लोगों को पता होनी चाहिए जो नहीं पता है? ओके यार, इस एंगल से मैंने कभी सोचा नहीं है, बट आई थिंकिंग ऑन इट। काफ़ी अच्छा सवाल है। बड़ी फर्म्स का तो मैं नहीं कह सकता, बट जो छोटे पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, टाइल वाले, और जो सिंगल एक वेंडर होता है जो टीम लेके चलता है, उनके साथ दिक्कत ही होती है। मैंने आपको काम दिया, आपने मुझसे टोकन उठाया, मैंने आपको 5 लाख टोकन दे दिया, तो व्हाट द फर्स्ट थिंग यू विल डू विद दैट 5 lakhs? मैं बताऊँ, आप गाड़ी में सबसे पहले एक डीजे प्लेयर लगवाओगे, एम्पलीफायर लगवाओगे, बेस ट्यूब, या जो भी लोग करते हैं, जो यंग बच्चे आजकल होते हैं 25-26 की एज में, वो आपके पैसे को यूँ समझ लेते हैं कि हमारा हो गया, उसको मिसयूज़ करते हैं। जैसे ठेकेदार के पास आया, ठेकेदार के पास पैसा, ये आई थिंक बड़ी फर्म्स में तो नहीं कह सकता, एक सिस्टम्स बने हुए हैं, लेकिन सिंगल मैन है, जैसे मैंने जब अपना स्टार्टिंग किया था, तो वो 5 लाख का टोकन आते ही ना, वो क्या करेंगे, वो 2 लाख रुपए तो कोई पार्टी में खर्च कर दिया, कोई खर्च कर दिया, फिर प्रोजेक्ट करते करते एंड में पता चलता है कि यार उतना पैसा तो बचा ही नहीं। अब वो क्लाइंट को कहेंगे सर नहीं, मेरा तो घाटा हो गया, मेरे को कुछ बच नहीं रहा। अब बचेगा कहाँ से, पहला तो पार्टी मोड आ गया। तो मेरे हिसाब से डार्क ये होता है कि जब पैसे आते हैं तो आधे लोग पैसे संभाल नहीं पाते। जैसे कि मैं आपकी मान लो टीम में अगर एकदम से 5 लाख दे दूं, तो कोई होगा इसमें से एक कि सेव कर लेगा, और बाकी तो फिर आने दो लुई विटॉन के बैग, और फिर कोई घड़ी लाएगा, कोई बाइक ले आएगा, कोई कुछ ऐसा है। बट वो हमारे पैसे नहीं है, वो क्लाइंट के पैसे हैं। तो ये आई थिंक मेरे सबसे डार्क क्वेश्चन तो डार्क था, बट जो आंसर था ना वो बहुत लाइट फोकस वाला था।
बिकॉज प्रैक्टिकल चीज़ बोली आपने, और ये होता है इन जनरल मार्केट के अंदर में, और मतलब ये बाद में फिर इसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं काफ़ी सारे लोगों को। तो मेरे हिसाब से जब आप टोकन दे रहे हो तो पेमेंट शेड्यूल में ये ट्रांसपेरेंसी रखो कि इतने काम पे इतना, इतने काम पे इतना। तो जैसे हम माही की फाइल्स जो देते हैं उसमें एक कॉन्ट्रैक्टर का भी शेड्यूल बनाओ कि बिजली के वाले साथ कैसे कॉन्टैक्ट करना है, कि 5% ही टोकन देना है कि 2% देना है, किसका मोटा काम है उसका कैसे है, तो वो हम लिस्ट दे देते हैं तो लोग इजीली उससे काम करा लेते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि लाइक जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो कुछ प्रोजेक्ट्स को पाने के लिए ओवर जो है उनको प्रॉमिस कर देते हैं लोगों को? ऑफ कोर्स, देखो इसमें मैं उनकी गलती तो नहीं कहूँगा यार, जब कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो ग्रीडी तो नहीं कहूँगा, नीडी बहुत होते हैं यार। उस टाइम पे वो ये पूरी कोशिश करते हैं बस एक प्रोजेक्ट मिल जाए सो दैट आई कैन किक स्टार्ट। तो मैं तो बस यही कहूँगा यार, डोंट डू इट। बट ऐसा कोई मानता नहीं, क्योंकि उस टाइम पे जो प्रेशर होता है मैं समझ सकता हूँ क्या प्रेशर होता है कि उस एक प्रोजेक्ट की, वो पहले प्रोजेक्ट की कीमत क्या होती है। बट जब तक आपको 10% प्रॉफिट एटलीस्ट नहीं हो रहा है, डोंट डू इट। अदरवाइज तो फिर आप बाद में जो एक क्लाइंट आया वो 4 और ख़राब कर देगा। तो मेरे हिसाब से तो ओवर प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, जो कि लोग करते हैं, बहुत करते हैं, और हमारी फील्ड में तो अच्छा ज़्यादा होता है कि वो, और लोग इसको अच्छी बात समझते हैं। पता है आपको, मैंने बोला 1500 रुपये, अब आप देख रहे हो नहीं 1400 दूंगा, नहीं 1300 दूंगा, वो करते करते उसको 1000 रुपये ले आता है। बट वो ये नहीं जानते कि वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप 2000 की चीज़ के 2200 रुपये दे रहे हो, 200 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो 200 रुपये में वो कुछ गलती होगी ना, तो उस गलती को सुधारने की कोशिश करते हुए डरेगा नहीं। जैसे हमारी फील्ड में होती हैं गलतियाँ हो जाती है, लेकिन हमें पता है कि हमारा मार्जिन है, उस मार्जिन को यूज़ करके हम उसे ठीक कर देते, क्लाइंट तक जाने ही नहीं देते। क्योंकि मुझे क्यों ही बताना क्या गलती हुई है, जब वो ठीक है, चीज़ हो सकती है तो करके ख़त्म करो। तो ओवर प्रॉमिस करते हैं, नहीं करना चाहिए। 10% से नीचे मार्जिन कभी मत रखना, अदरवाइज़ तो फिर आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। किसी का लाइक जैसे बजट कम होता है और फिर भी उसको उस कम बजट के अंदर में एक बहुत लग्जरियस चीज़ बनानी है, तो वो क्या क्या ऐसी चीज़ें कर सकता है जिससे उसका वही स्पेस बहुत अच्छा दिखे? देखो वैसे तो मैंने आई थिंक बताया है कि एक तो लाइटिंग, वॉलपेपर, डू नॉट गो फॉर द पेंट। पेंट मैं तो आने वाले टाइम में मोटा मोटा इस साल के एंड तक पेंट बंद ही कर दूंगा, क्योंकि अब वॉलपेपर की जगह वॉल क्लॉथ आ गया है। वॉल क्लॉथ आ गया? हाँ, अब देखो, और ये अगेन चाइना का ही मटेरियल है, हमारे यहाँ तो है नहीं, और इसको ना सीपेज से फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये ग्लास वूल के रेजिन से बनता है, और सामने से आपको लगेगा वॉलपेपर ही है, लेकिन ना वो फट सकता है। जैसे होता है ना, शार्प ऑब्जेक्ट लग गया तो फट गया, फट नहीं सकता, आंटे अनलेस कि आप उसको फाड़ ही रहे हो। तो शार्प ऑब्जेक्ट से फटता नहीं है, स्ट्रेच नहीं होता, पानी में ख़राब नहीं होता, फंगस नहीं लगता। तो मतलब आप उसको उखाड़ोगे तो निकलेगा, बट वैसे नहीं निकलेगा, मतलब काइंड ऑफ उसको निकालना है, चेंज करना है तो उखड़ेगा, अदरवाइज नहीं। तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, और 100 रुपये आई थिंक स्क्वायर फीट में है, लेकिन उसको लगाने के बाद 10 साल छुट्टी। बच्चे ने सब्जी डाल दिया, क्लीन कर दो, क्योंकि वॉल क्लोथ है। थोड़ा सा उसमें जो भी डिटर्जेंट जो भी डालते होंगे वो डालो, साफ़ करो। तो आने वाले टाइम में पेंट तो मना ही करने वाला हूँ। बट बात में सवाल पूछ गया, भूल गया आपका सवाल क्या था। मेन वही था कि कम बजट के अंदर में। हाँ, तो लाइटिंग, वॉलपेपर बहुत अच्छी चीज़ देता है। जैसे कि मैंने आते ही नोटिस किया था, मतलब टेक्सचर जो है, फैब्रिक वाला टेक्सचर है, ये बहुत ही बैकग्राउंड में लिटअप करता है हर चीज़ को। तो वॉलपेपर डालो, फैब्रिक फिनिश का, ऐसा लगा 5 स्टार लग्जरी है। एंड थर्ड इज डेकोर आइटम, जस्ट सिंपल पेंटिंग्स, लेकिन कोई भी पेंटिंग हॉरिजॉन्टल नहीं लेना, सारा वर्टिकल। जैसे बोर्ड है, सारे वर्टिकल्स होने चाहिए। हॉरिजॉन्टल जितने लोगे उतना खराब दिखेगा घर। अच्छा, हाँ, सब डेकोर का कोई भी आइटम हाइटेड होना चाहिए, चौड़ाई कम हाइट ज़्यादा, तो वो चीज़ है। और इसको आप 1:2 में ले सकते हो। जैसे 2 फुट बाय 1 फुट है तो 4 फुट बाय 2 फुट हो गया, 6 फुट बाय 4 फुट हो गया, 2 फुट का। सबसे ज़्यादा अब तक आपके किस क्लाइंट ने अनरियलिस्टिक डिमांड करी आपसे? नाम तो नहीं ले सकता अभी कर ही रहा हूँ मैं वो प्रोजेक्ट। आई एम विद यू गाइस, अगर आप ये देख रहे हो तो है या अब अनरियलिस्टिक नहीं है, बट हमें मज़ा आएगा। मतलब अभी हमें दीवारों पे फेसेस बनाने हैं, एक गर्ल का फेस है जिसके बाल लहरा रहे हैं। अब वो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, अभी वो एक मिट्टी का मोल्ड बन रहा है, जो ये शादी के वो नहीं बनाते हैं वेयर हाउसेज, बेसिकली वो हम FRP भी बोलते हैं उसको, लेकिन वो FRP में नहीं बनना है, वो बर्न्ड क्ले के साथ बनना है। तो जिसके बर्न्ड क्ले के साथ, हाँ, जिसको जब हम FRP में क्या होता है, टच करोगे ना, एक हल्की सी रफेज होती है। बर्न्ड क्ले में ना रफेज नहीं होती है। अब वो रफेज को स्मूथ दिखा ले, और वो फील जब आप उंगली उस पर लगाओ तो बेबी सॉफ्ट स्किन जैसा दिखना चाहिए। क्लाइंट इज रेडी टू इन्वेस्ट द मनी। उसने बोला बजट की कोई टेंशन नहीं, बनाओ। मैं तो फिर हम भी बनाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, पैसा आना चाहिए। तो हम उस पर काम कर रहे हैं। फिर दूसरा एक रेजिन आर्ट, पता नहीं आप लोगों ने देखा ना,
उसमें 6 इंच डेप्थ है, 9 फुट हाइट है, 3 फुट चौड़ाई है। वहाँ पे कॉलम आ रहा है, उन्हें कॉलम दिखना ही नहीं चाहिए, लेकिन पेंट हाउस है, कॉलम तो दिखेगा, तोड़ तो सकते नहीं। तो उसको पूरा रैप कर रहे हैं हम। एक पहले मोल्ड डालेंगे, उसके अंदर एक जापान में एक, उसको नाम याद नहीं है, पिंक कलर के फ्लावर्स दिखते हैं उसको, कोई सीज़न आता है जिसमें पूरा बेली जैसा दिखाई देता है, पिंक कलर का फ्लावर है। उसको पूरा आर्टिफिशियल को खड़ा करेंगे और उसके अंदर पूरे में एपॉक्सी भरेंगे। वो आर्ट करीब 6 से 7 लाख का है, सिर्फ वो आर्ट, जिसमें सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट है, बनाने का कॉस्ट उस रीज़न सिर्फ कॉलम को छुपाने के लिए। तो वो पहले तो हम भी डर गए थे क्या करें इसमें, तो उन्होंने बोला बस ये चाहिए, कैसे बनेगा तुम देख लो। तो ठीक है, तो फिर अब वो हम कर रहे हैं। अभी तो बनेगा, तो उसको लगेगा 1 साल बनने में। 1 साल लगेगा हाँ बनने नहीं, में? पूरे प्रोजेक्ट को, अच्छा, लेकिन वो प्रोजेक्ट को। रेजिन को बनने में भी 4 महीने लग जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि वो बहुत ही अलग लेवल की चीज़ है, क्योंकि रेजिन में लेवल्स के हिसाब से प्योरिटी आती रहती है कि आप देखोगे तो शीशा ही दिख रहा है बिल्कुल। तो वो है, टास्क है, वो चीज़ है। अभी तक का आपका सबसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट कौन सा रहा है? इंटरेस्टिंग के तो काफ़ी सारे वेज हैं। एक क्लाइंट इंटरेस्टिंग होता है, क्लाइंट इंटरेस्टिंग की बात करते हैं जैसे पहले। हमारे प्रसून जी हैं, उनको तो नाम ले सकता हूँ मैं, ऑफ कोर्स। मेदांता में है, इज़ अ किडनी सर्जन, टॉप मोस्ट सर्जन्स में से एक है, एंड ही वाज डैम स्वीट पर्सन। उनसे बात करते तो लगता बड़े भाई से बात कर रहा हूँ। मतलब हमने उनके प्रोजेक्ट पे कुछ गलतियाँ भी करी, कह रहे क्या हो गया यार मनीष, गलतियाँ हो जाती हैं, कोई बात नहीं, ठीक हो सकती है। मैं कहा बिल्कुल हो सकती है, तो ठीक कर दो, प्रॉब्लम क्या है। तो मतलब कई बार हमें भी डर लगता है ना यार, ठीक है आप उनका काम थोड़ा, यार इतने अच्छे इंसान है, आपका काम खराब हो गया तो हम खुद ही 1 लाख लगे, 5 लाख लगे, ये ठीक होना चाहिए। तो बहुत ही जेन्युइन क्लाइंट थे। और अगर मैं 3 रीज़न देखूं जो मैं चाहूँगा, उसका बजट 20 लाख का है कि 20 करोड़ का, मैं फिर भी उसके साथ टच में रहूँगा, वो मैं 3 चीज़ें देखता हूँ। एक सबसे बड़ी चीज़, आपके काम को वैल्यू देना, कि आप समझते हो कि कितना टेक्निकल वाला काम है और उसको संभालने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, टाइम देना। जैसे आपने बोला 6 महीने में प्रोजेक्ट होना है, वो 6 महीने हो जाएगा, लेकिन चौथे महीने हल्ला नहीं होना चाहिए कि यार नहीं 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 ये है वो है वो, और आप खुद ही साइड पे जाके इंजीनियर बन गए, वो नहीं होना चाहिए। और तीसरा, डिज़ाइन को लेके बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। उनके साथ ये डिज़ाइन था, उन्होंने 4 चीज़ें बताई, ये कर दो यार नीचे ब्लू को वाइट कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, वाइट कर दो, हो गया डन, डिज़ाइन क्लोज, प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, खत्म कहानी। तो उनके लिए तो अब वो बीच में उनका ना डबल हाइट था, तो लेकिन बीच में एक पैसेज था और वो टूटना था, पर वो सोसाइटी वाले तोड़ नहीं दे रहे। तो मैं जब इतना अच्छा क्लाइंट है तो फिर तो जय माता दी, तो करके बंद प्रोजेक्ट। और हमने चिजल मशीन्स मंगाई और रात को तो हमने डोर ही नहीं खोला, टक टक सब बात, क्योंकि हमें देख लिया स्ट्रक्चरली कोई दिक्कत थी नहीं, उस पैसेज में सेफ था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। कोई आपका अब तक का ऐसा प्रोजेक्ट जिससे आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिली हो? लर्निंग, हैदराबाद का प्रोजेक्ट है मेरा, और वहाँ पे हमारे क्लाइंट है मिस्टर उमा शंकर जी। वो मेरे लिए बहुत प्रीमियम था, उनके साथ मैं चाइना गया था, उनके घर का फर्नीचर का शॉपिंग लिए, डैम जीनियस पर्सन। उन्हें वो पता है कि 10 करोड़ की चीज़ 2 करोड़ में कैसे लेनी है, ही नोज़ वेरी वेल। मैंने उनसे बहुत सीखा है, नो डाउट, और बहुत ही वेलकमिंग पर्सन है। और जब भी जाता हूँ तो बढ़िया, मेरे को अच्छे से, यार इंसान को चाहिए क्या, अप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट, तो 2 चीज़ें हम बिल्कुल अच्छे से प्रोवाइड कराते हैं। अभी उनका घर बना था, अभी हमें आई थिंक जून के एंड में हमें वहाँ जाना है शूट के लिए, क्योंकि घर पूरा रेडी हो गया, बस डेकोर का थोड़ा काम है। तो लर्निंग वहाँ मुझे बहुत मिली है। सबसे पहली चीज़ लाइटिंग्स को लेकर लर्निंग, जो मेरा तो अब मुझे पता है इंडिया में तो मुझे कोई बीट नहीं कर पाएगा अभी के लिए, चाहे वो कोई भी हो, एंड आई मीन इट, कोई भी। तो जहाँ मैं जो देख के आया हूँ वो कोई नहीं देख पाएगा उस लेवल पे, क्योंकि यार यहाँ के जो लग्जरी शोरूम के बॉक्स हैं वो वहीं पैक हो रहे थे, और उस पर टैग था मेक इन इंडिया का। माय गॉड। ठीक है, तो वो तो हैदराबाद वाले प्रोजेक्ट में बहुत लर्निंग मिली है। और लर्निंग भी कैसे, जैसे स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल का क्यों हुई, क्योंकि वहाँ पे क्लाइंट के ना अच्छे सवाल थे। जैसे अभी आपके एकदम सवाल मज़ा आ रहा है जवाब देने में, और मेरे को भी दिमाग लगाना पड़ रहा है, नहीं तो बाकी में क्या होता है कि आप बस हाँ या अच्छा ठीक वो चलता है, तो अभी मेरे को भी सोचना पड़ रहा है ना। तो उसमें क्या था, एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। उसमें उनका घर है, पूल बन रहा है, ठीक है, पूल के अंदर ड्राइंग रूम के साथ में एक बड़ा पूल है, आई थिंक 40 फीट बाय 10-12 फीट का, उसकी हाइट भी 20 फीट है। बट कहते हैं यार और हाइट कैसे बनाए, या फिर मतलब ना थोड़ा जान नहीं आ रही इसमें। अब हुआ क्या, हम उसके लिए शैंडलर लेके आए चाइना से, ऐसा पेबल्स वाला। तो नीचे जनरली स्विमिंग पूल का कलर्स क्या होता है, ब्लू। हमने उसको ग्रे का शेड करवाया। क्यों, क्योंकि जब शैंडलर ऑन हो रहा है तो वो शैंडलर का पूरा रिफ्लेक्शन नीचे आ रहा है पानी के अंदर। अब जब स्विम कर रहे हैं या ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है ऊपर भी शैंडलर है और नीचे भी शैंडलर है, और वहाँ से उसकी जो पूल की डेप्थ अब निकल के आ रही है वो एक अमेजिंग लेवल पे है। और ऐसे वहाँ बहुत कारनामे किए, और क्लाइंट का सबसे फ़ायदा पता क्या था, वो क्या हाँ करते हैं, देखते हैं क्या बन के आएगा।
आपने आई थिंक पेरिस में है वो लूरे करके एक वो पिरामिड टाइप बना हुआ है जो पूरा ग्लास का है, तो उनके स्टेयरकेस में भी डबल हाइट है, उसके ऊपर वो है और उसको हमने स्लाइडिंग बनाया हुआ है कि हवन हो पार्टी हो पूरा स्लाइड हो जाता है, उसके अंदर से लाइट डाली, मतलब वो ऐसे लगता है बिल्कुल पेरिस वाला जो बना है। तो अभी मैं उसको शूट कर रहा हूँ। बाकी प्रोजेक्ट तो बहुत है बट शूट करने में मुझे मज़ा नहीं आता, पता है, वो अच्छा नहीं लगता मेरे को। और लोग कहते हैं आपने प्रोजेक्ट, तो मैं वैसे डाल देता हूँ, उसमें व्यूज़ नहीं आते, फिर वो एल्गोरिदम ख़राब हो जाता है। तो शॉर्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये वाला मैं डालूंगा नो डाउट। इसमें तो बहुत मेहनत करी है मैंने, तो मतलब दिल से प्रोजेक्ट किया है। अभी आपके हिसाब से अभी कौन कौन से डिज़ाइंस हैं जो कि नेक्स्ट 5 से 10 साल में आउटडेटेड हो जाएंगे, जो लोग और एग्रेसिवली लोग उसको यूज़ कर रहे हैं? सारी डिज़ाइन ऑलमोस्ट हर एक साल में ट्रेंड चेंज हो जा रहा है। हर एक साल देखो होता क्या है, सारा जो मटेरियल है वो आता चाइना से, ठीक है, जितने भी लूअर्स हैं और ये डिज़ाइन शेप्स हैं ये सब वहाँ से ही चल के आता है। अब जब वो यहाँ आता है उनका क्या होता है ना, हर अक्टूबर में वो अपना मैन्युफैक्चरिंग को, अब थोड़ा सा शायद मेरी इस नॉलेज में ऊपर नीचे महीने हो सकते हैं, बट वो अक्टूबर में शायद शट ऑफ कर देते हैं अपना मैन्युफैक्चरिंग। उनका 4 महीने सिर्फ R&D होता है न्यू डिज़ाइंस पे। अब आज आपने यहाँ लगाए लूअर्स एक अलग टाइप के, अब आप और जनवरी में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती है और मार्च तक वो प्रोडक्ट बाहर निकलना शुरू हो जाता है और यहाँ आ जाता है। आज आपने जो लूअर लगाया उससे और एडवांस, जैसे आज आपने वाइट कलर के लूअर है, उसके अंदर गोल्ड स्ट्रिप आ गई, एक में लाइट आ गई, एक में स्पार्कल्स आ गए, अब आप देख रहे हैं ये वाला ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो मेरे हिसाब से ट्रेंड तो सारे ही बाहर है, जो रेडीमेड चीज़ों पे अगर हम जा रहे हैं तो वो ट्रेंड्स तो सारे बाहर हैं। उनको रेडीमेड चीज़ें जो शोरूम से लगते हैं यूज़ करो, बट मिनिमल जगह पे। बाकी बेस्ट जो है, अगर आप वैसा, मैं बता सकता हूँ कौन सा ट्रेंड से बाहर नहीं होने वाला, अगर आपके घर में कर्व्स हैं तो अगले 30 से 35 साल आपका घर, आप 50 लाख डालोगे, सामने वाला 2 करोड़ डालेगा, आपका 25 साल बाद भी 5 करोड़ का दिखाई देगा। और आज भी कर्व्स इज़ द न्यू लग्जरी, और लग्जरी क्या, प्रीमियम लग्जरी। कर्व इज़ द न्यू प्रीमियम लग्जरी। स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स का ज़माना गया। एनीथिंग दैट मतलब जो भी डिज़ाइन हो रहा है विद कर्व, उसके कर्व्स खत्म, सिर्फ कर्व कर दो। जैसे अगर मैं कहूँ ये फ्लोटिंग शेल्स हैं, इनको साइड से कर्व कर दो, तब देखो मज़ा, स्लिम स्लिक कर्व्स। फिर आप सबकॉन्शियस माइंड है, बहुत चीज़ें होती हैं, मज़ा ही आ जाएगा। तो आपको कुछ फोटोज़ भेजूँ, जैसे अभी ये भी आर्क तो हैं, बट ये इंडियन ट्रेडिशनल आर्क्स हैं जो आपके फोटो फ्रेम्स हैं। इनमें क्या है, ऐसे करके एक डोम बन जाता है, इनके आर्क नीचे से शुरू हो जाते हैं। उस वाले में कर्व सिंपल ऐसे होता है, लेकिन छत से बिल्कुल करीब 1 फुट ही नीचे छोड़ते हैं उसको। इंडिया में क्या होता था, किचन में अगर आपने देखा हो पुराने टाइम में एक पिलर होता था, पिलर में ऐसे ऐसे ट्रपाइड करके वो बनाया जाता, वो नहीं कर्व आर्क्स, स्लिम एंड स्लिक। सो वॉल्स होती है सीधी सीधी ऐसे बंद हो रही है, ऐसे नहीं, कर्व। मतलब मोर ऑफ लाइक यूरोपियन वाला पार्ट वापस आ रहा है, काइंड ऑफ, हाँ, जो ओल्डन यूरोपियन था, ओल्ड यूरोपियन, वो वापस आ रहा है। 1800 1750 बस थोड़े कलर उस टाइम पे और फर्नीचर मैक्सिमल में होता था, मतलब कि थोड़ा लाउड कलर्स होते थे, सॉलिड होता था। हाँ, अब थोड़ा सा मिनिमल शांत कलर, क्योंकि जिस तरीके से टेंशन बढ़ती जा रही है ऑफिस में, उस तरीके से घर पे आके सुकून ही चाहिए अब लोगों को। तो लोग धीरे धीरे 99% क्लाइंट हमें बोलते हैं यार घर मिनिमल चाहिए, जैसा आपकी वीडियोस में दिखता है। वो बात अलग है, बाद में सारे लग्जरी पे कूद जाते हैं वो चीज़ है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको लगा हो कि लाइक ये तो यार गलत हो गया डिसीजन? अरे बहुत है बड़े बड़े। देखो 2000 प्लस घर बनाए होंगे, 10,000 प्लस कंसल्टेशन है, कंसल्टेशन में भी बहुत सेटबैक मिले हैं। और जैसे अब नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन रिसेंट के ही 2 प्रोजेक्ट्स हैं। और हम वही बात की, टाइल कैसे लगती है ना, वो टाइल ऐसे लगाओ, नहीं आप ऐसे घुमाओ, और जब गलत हो जाए, मैं तो नहीं, मिस्त्री कोई काम नहीं आता, समझ लो। तो वो मैं गलत फंस गया था, तो रिग्रेट था, मेरा भी रिग्रेट था वो कि यार, जबकि हमें पता था कि ये अपैथेटिक बायर में है, पर ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, फंस गए। तो वो चीज़ है। तो हमारा फिर मेन फोकस तो यही होता है कि बस क्लोज करो और निकलो, तो वो है। अगर इन जनरल एक बहुत अगेन एक जनरल प्रैक्टिस है कि घर हर किसी को सुंदर बनाना है, बट अगर घर सुंदर है और वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो वो कितना डेंजरस हो सकता है? अरे इंडिया के हिसाब से तो 1000% डेंजरस है। आप बनवाओ और वाइफ को दे दो वो घर, फिर आपको पता चलेगा कितना डेंजरस है नेवर इंटरफेयर इन द किचन डिज़ाइन विद वीमेंस, हाँ, आई टेल यू। तो यार प्रैक्टिकली सारी चीज़ें हैं। अब आप सोच के देखो, बेड की वॉल, वाह क्या लग रही है, ताजमहल वाला फील आ गया। मैं अकबर और तुम जोधा, और पता चला चार्जर लेके घूम रहे हैं, तो डजंट मेक सेंस। तो अब वार्डरोब में आपने शटर खोले, वाह क्या अलमारी है, ग्लास के शटर्स हैं, ब्लैक टिंटेड ग्लास है, अरे वार्डरोब में लाइट ही नहीं है, अब कपड़े नहीं दिख रहे कहाँ गए।
सो आपने अंदर बढ़िया वुडन शेड का लैमिनेट डाला है, टिंटेड ब्लैक शटर डाले हैं, सब कुछ बढ़िया है, अपलिफ्टर लेके आए हो, हैटिक के ऑर्गेनाइजर्स लेके आए हो, अलग अलग चीज़ की चीज़ें लेके आए हो, है ना। अब वो लाइट ही नहीं ऑन हो रही तो क्या फ़ायदा उसका। और थी कितनी की लाइट, 200 रुपये की। जो हैदराबाद में हमने रोलिंग केस डाला है 4.5 लाख रुपए का, जिसमें वॉचेस वो रख रहे हैं, जो मैंने अभी आपको प्रोजेक्ट बताया था, वो 4.5 लाख, बॉर्डर 4 लाख की नहीं है, रोलिंग केस जिसमें घड़ियाँ सिर्फ घूमती रहेंगी। रीज़न कि घड़ी में मॉइस्चर नहीं आएगा। है तो है, क्या कर सकते हैं, पैसा है तो बड़ी पैसा बड़ी है बात तो है, बड़ी बड़ी बात है, बिल्कुल सही बात है। तो है तो पैसा है भाई मार्केट में, नो डाउट। जिनके पास है वो बहुत है, जिनके पास नहीं है नहीं, वो चीज़ है। अल्ट्रा रिच लोगों के साथ में जब आप काम करते हो लाइक, तो क्या चीज़ें एकदम आती हैं, कुछ ऐसी वियर्ड चीज़ें जो वो डिमांड करते हो इन टर्म्स ऑफ लाइक एनी आइटम और एक्सपीरियंस इन शॉपिंग, क्या होता है? पॉइंट क्या है ना, उनके पास पैसा इतना है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें जो अच्छा लगता है वो ओके करते हैं। लेकिन जिसका बजट कम होता है, इसमें कोई बुराई चीज़ नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास मान लो 200 रुपये हैं जाने के लिए, और मुझे यहाँ से जयपुर जाना है मान लो, और मेरे पास 200 या चलो 500 रुपये ही हैं। अब 500 रुपये में मैं पहले ख्वाब देखूँ यार, फ़्लाइट देख ले, भले ही पता नहीं आएगी, बट मैं इंटरनेट पर सर्च करूँगा दिल्ली टू जयपुर फ़्लाइट, फिर पता लगा 2000 है, नहीं होने वाला। फिर आप ट्रेन भी देखोगे, ये भी देखोगे। लेकिन जिसके पास 500 करोड़ है, उसे जाना है, वो फ़ोन करे यार प्राइवेट जेट तैयार रखना, आई एम कमिंग। तो उनके डिसीजन यूँ होते, दे न्यू व्हाट दे वांट। बस उनको एक ही चीज़ चाहिए, टेंशन नहीं। जैसे अभी आपने मुझे एक अच्छी नॉलेज दी कि भाई परेशानी ना दो, और सबसे पहले अपने ऊपर ये करो कि लेनी नहीं चाहिए। तो दैट्स ब्यूटीफुल लर्निंग, जो कि अब मैं सीख रहा हूँ, नो डाउट घर जाते ही सीखने वाला। एक चीज़ जो मैं चाहूँगा आप हमारी ऑडियंस को बताओ कि जैसे घर खरीदने से लेके जब बंदा उसको एग्जीक्यूट करता है बनवाने में, कंस्ट्रक्शन आता है, सिविल आता है, इंटीरियर्स आते हैं, तो क्या क्या चीज़ों का फ्रॉम डे वन टिल द एंड फिनिशिंग जो है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है मेजरली? माइन्यूट तो बहुत चीज़ें होती हैं, तो मेजर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? कौन सी चीज़ है जो कि आपको अवॉइड बिल्कुल नहीं करनी है, और कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए आप एक्चुअली में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज सबसे ज़्यादा लोग यहीं घूम जाते हैं। अब देखो, ऐसे इसके डीप में जाएंगे तो लाख आंसर निकल जाएंगे, बट अगर आप मुझसे मेजर पूछोगे, और उन मेजर में टॉप 3 में अगर बताऊंगा, सबसे पहला है टर्माइट, दूसरा है सीपेज, और तीसरा है ग्लू, एडेसिव, चिपकाने वाली चीज़ें। ये 3 बहुत ही टॉप नॉच होनी चाहिए। और चौथा फिर उसके नीचे वाली कैटेगरी में टूल्स, उसके बाद मैन पावर, क्योंकि बट टूल्स नहीं है तो मैन पावर अच्छी रखो। और कोई आपसे 300 रुपये स्क्वायर फीट कारपेंटर मांग रहा है, तो आप उसको 500 वाला पकड़ो, क्योंकि आप रोल्स रॉयस जो एल्टो चलाता है उसको रोल्स रॉयस दोगे तो आपको पता है वो कैसे चलाने वाला, उसका धूम मचाले बना देगा आधे घंटे के अंदर। लेकिन रोल्स रॉयस वाले को आप एल्टो दोगे ना, तो वो रोल्स रॉयस की तरह ही चलेगा, उसकी इज्जत करेगा, उसे साफ रखेगा। लेकिन एल्टो वाला रोल्स रॉयस को अब मिली है, अब तो नहीं जाने दूंगा। तो वो वाला है। तो टर्माइट, सीपेज एंड एडेसिव, ये 3 चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये ड्यूरेबिलिटी चेक कराती है, कोई भी चीज़ गिरे नहीं, टूटे नहीं। और टर्माइट आगे तो आप कुछ कर नहीं सकते, और कितना ही अच्छा पेंट, महंगा वॉलपेपर, टेक्सचर करा लो, सीपेज आ गया तो सब खत्म है। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसके नीचे टूल्स आता है, फिर एग्जीक्यूशन सिस्टम्स जो आते हैं वो फिर बॉटम में आ गए। तो मेरे हिसाब से आप किसी को भी हायर करो, अब इसको यहाँ के नॉलेज तो है नहीं, तो इंटीरियर कोच की वीडियो देख लेना, तो वहाँ पे मैं ये गाइडेंस ही बताता हूँ। तो मेंटेनेंस फ्री जितना रहेगा आपका घर, उतना सुकून रहेगा। नहीं तो आप मान के चलो, आप गाड़ी चला रहे हो, आज उसका गियर हाथ में आ गया, कल आपने दरवाज़ा का लीवर पुश किया, वो लीवर हाथ में आ गया। अब कितनी महंगी गाड़ी हो, कितनी डिज़ाइनर गाड़ी हो, गुस्सा ही आएगा। और आप सोच के देखो, एक दीवारों पे टाइल लगी हुई है, और काम करते वक्त हैंडओवर के टाइम पे एक स्क्रैच आ गया वहाँ पे, है ना। आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं हो रहा है, यू वॉन्ट बिलीव, आप जब वॉशरूम में जाओगे ना, सबसे पहले नज़र उसी स्क्रैच पे पड़ेगी। और उससे कुछ होना नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियसली बैक ऑफ द माइंड वो एक पेन पॉइंट बन जाता है। तो बस फिर यही बात है। तो मेरे हिसाब से टॉप 3 में मेंटेनेंस फ्री इज टॉप, सेकंड इज सीपेज, एंड थर्ड इज टर्माइट। इन 3 को हमेशा ध्यान रखो, कंस्ट्रक्शन से लेके एग्जीक्यूशन के एंड तक। अब मैं बात करना चाहूँगा किचन पे। ओके। सो किचन के अंदर में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल इश्यूज फेस होते हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा यूसेज पार्ट घर का किचन ही है। तो मैक्सिमम लेडीज़ रहती हैं वहाँ पे, और जो
इश्यूज रहते हैं उसमें कॉमनली हैं, एक तो बिकॉज अब मॉडर्न टाइम्स के अंदर में मॉड्यूलर किचन का ज़माना आ चुका है, लाइक वो पैनल्स वगैरह खुलना करना, तो सबसे ज़्यादा डोर हैंडल्स जो टूटते हैं वो, सेकेंडली हिंजेस, थर्डली डिज़ाइनिंग। मैंने डिज़ाइन को थर्ड इसलिए रखा है क्योंकि इन जनरल जब भी कोई किचन डिज़ाइन कर रहा होता है तो वो सिर्फ ये बताते हैं कि ये मॉड्यूलर किचन है, ये फोटो है और ये वीडियो है, ये देख लो आप, और यहाँ पे बढ़िया तरीके से आपकी सारी चीज़ हो जाएगी। एक्चुअली में प्रैक्टिकल इंडियन जो किचन्स हैं वहाँ पे हमारे को बड़े बड़े हमारे कढ़ाइयाँ हैं, स्टील का यूटेंसिल्स अलग है, क्रॉकरी अलग है, ग्लास वाली अलग है, पार्टी वाली अलग है, फिर उसके साथ में स्टोरेज, क्योंकि हम लोग को ना हैबिट बन चुकी है फ्रॉम इतने टाइम से देख रहे हैं, और अभी कोविड में इतना कुछ स्टोरेज वापस सिखा दिया, जो थोड़े बहुत भूल रहे थे वो वापस से आ गए कि भाई इतना कुछ जो है पहले हम लोग स्टोर करते थे। तो किचन के साथ में ना पहले एक स्टोर हुआ करता था पहले पुराने घरों में, अब वो चीज़ खत्म हो गई, सब बढ़ गया। अब आज की डेट में अगर आप मॉड्यूलर इन जनरल, मैं जनरल फैमिलीज को लेके बोल रहा हूँ कि उनके घर में देखोगे तो एक ड्रॉर है ना, कैबिनेट है सॉरी, उसको आप खोलते हो इतना सा बॉक्स होगा जो आटे का होगा। ट्रू, ठीक है, थोड़ी बड़ी फैमिली होगी, मतलब लाइक अगर 5-6 जन होगा तो इतना बड़ा बॉक्स होगा, मतलब मे बी शायद, ठीक है। इससे ज़्यादा स्टोरेज हम नहीं रख रहे हैं। ये एक बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन इसलिए क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं ना लाइक क्लाइंट्स और लोगों से, तो बोलते हैं बोले जगह ही नहीं है, और वो सही बात है, जगह नहीं है। और पहले वो एक्चुअली ऊपर टांड भी होती थी, अब वो भी खत्म हो गई है। तो अब वो देखो अभी क्या, मैं आपको दो अच्छी चीज़ें बताता हूँ, आपके ऑडियंस को अच्छी लगेगी। एक जो किचन बनाने वाले और एक जिनकी किचन ऑलरेडी बन चुकी है। तो किससे शुरू करें बताइए? बनाने वाले स्टार्ट करते हैं। बनाने वाले से सिंपल है कि ड्रॉर्स जो हैं वो एक किचन में किसी भी साइज में 5 से ज़्यादा ड्रॉर नहीं लेने, मैक्सिमम 5 भी क्यों, इसके पीछे रीज़न है। जैसे आपने बताया आपकी एक फैंसी कटलरी होती है गेस्ट के लिए, हमें तो थाली मिलेगी नॉर्मल में, फिर चाइना डिश मिलती है, तो वो कटलरी के लिए वो होना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर जो कढ़ाइया, बॉल, पैन्स हैं, बॉल्स की ड्रॉर अलग होगी, कढ़ाई की अलग होगी, पैन की अलग होगी, और एक अगर जो एक्स्ट्रा आपको कुछ रखना है वो आप रख सकते हैं, ठीक है, जैसे मतलब जो भी आपको XYZ है। अब इसके बाद लोग क्या करते हैं, शटर बनवाते हैं और उसके अंदर शेल्फ डलवाते हैं, ठीक है। अब शेल्फ डलवाने के बाद क्या होता है, अगर आपको मान लो 4 फुट की शेल्फ है, ठीक है, 4 फुट में आप शेल्फ ज़्यादातर क्या करोगे भाई, बीच में एक डल गई, वो सबसे बड़ा लॉस होता है। होता क्या है कि नॉर्मल किसी भी मसाले के जार का साइज़ की हार्डली 10 इंच, हार्डली 1 फीट होता है। अब आप उसमें हमने 2 फुट की हाइट दे दी और ऊपर भी 2 फुट है, तो यहाँ पे आपका 1 फुट का जार है और ऊपर 2 फुट में 1 फुट की जगह तो ख़राब इधर हो गई और 1 फुट की जगह उसके ऊपर लॉफ्ट में ख़राब हो गई, जिसमें आप और बर्तन रख सकते थे। उससे छोटा वाला जाता, हाँ, उससे छोटा वाला जार रख सकता। तो सबसे पहले जब किचन डिज़ाइन कर रहे हो, तो किचन डिज़ाइन करते वक्त ये जो बना रहे हो उनके लिए है, किचन डिज़ाइन कर रहे हो, सबसे पहले अपनी कढ़ाइयाँ सजा लो बिल्कुल फ्लोर पे। थोड़ा वियर्ड है आइडिया, बट जो पहले हमने बात करी थी ना लग्जरी वर्सेस प्लेक्टिव, वो यही है कि लग्जरी तो बन गया, पता चला वो कढ़ाई कहाँ रखें, अब फिर वो बोलेंगे सर पे रख दें, क्या करें, वो वाली चीज़ें। तो सबसे सिंपल है, मैक्सिमम साइज़ के बर्तन एक रो में रख लो, उसके बाद छोटे मिड साइज़ के एक में, और सबसे छोटे एक साइज़ में, और एक फैंसी आइटम का उसको पहले सेग्रीगेट कर लो। उसमें देखो सबसे बड़े साइज़ का कौन सा है, उसका एक कैबिनेट जाएगा। उसका छोटे साइज़ के मैक्सिमम हाइट्स में जाना है, विड्थ डेप्थ में नहीं जाना है, वो छोड़ दो, सिर्फ हाइट्स में देखना है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें खराब हाइट में होती है। विड्थ तक वो मॉडलर वाले अच्छे से ड्राइंग्स बना लेते हैं। दूसरा, जो मान लो कोई 10 इंच का है, तो आप 10 इंच के सारे जार इकट्ठे करोगे कि 10 इंच के कौन से वो वहाँ जाएंगे। ऐसे कर करके आप जब, जैसे आपने 1 फुट वाले एक तरफ कर लिए, 10 इंच वाले सारे बर्तन एक तरफ कर लिए, 6 इंच वाले एक तरफ कर लिए, अब आपको पता लग जाएगा स्टोरेज कितनी चाहिए। तो जो शेल्फिंग का सिस्टम होता है जनरली मॉडल में, एक ही शेल्फ होती है, जो ऊपर लॉफ्ट है उसमें एक, वो गलत चीज़ है। एक मत डालो, 2 शेल्फ डालो, छोटे जार नीचे, उससे बड़े वाले ऊपर, उससे बड़े वाले ऊपर, या फिर जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, जो भी आपको करना है। ये तो आप फर्स्ट चीज़। दूसरा, इंस्टाग्राम पे जो वो कॉर्नर में से फिश कॉर्नर निकलता है, वो सांप सा बन के बाहर आता है, भैया उस पर मत जाओ। देखो पॉइंट क्या है ना, गलती हमारी है वैसे एक्चुअली देखा जाए तो हमारी है, बहुत ज़्यादा सोशल कि ये सब चीज़ें ना, जैसे कि चिमनी हो गया और ये ड्रॉर्स का सिस्टम हो गया, ये सब बाहर का है, वो उनके कल्चर के हिसाब से, हमारे कल्चर के हिसाब से नहीं है। पहले तो वहाँ पे ड्रॉर्स भी 20 किलो से ऊपर के चैनल के वेट के नहीं आते थे, यहाँ 40 किलो के हिसाब से आने लगे। जब हैटिक का सामान टूटने लगा या
किसी और ब्रांड का एफले का, या सबके टूट जाते हैं जब, पर इंडियन माइंडसेट क्या है, उसमें भरते रहेंगे, जिस दिन वो आ जाएगा कॉन्ट्रैक्टर ने काम खराब किया था जी। बट यार उसकी कैपेसिटी 20 किलो थी, आपने 40 किलो डाल दिया तो टूटेगा ही टूटेगा, उसमें ना कंपनी की गलती है ना किसी कॉन्ट्रैक्टर की गलती है। तो जो ये दुनिया भर के डिज़ाइनर्स कॉर्नर्स जो बन रहे हैं वो एक्चुअली वेस्टफुल है, उनका कोई यूज़ नहीं है अनटिल एक दो छोटे, जैसे बीपी होता है, बोटल पुल आउट होता है, रोलिंग शटर होता है, ये काम की चीज़ें हैं इनमें, क्योंकि सेग्रीगेशन अलाउड दी गई है। जब आप बॉटल पुल आउट देखोगे उसके अंदर सेग्रीगेशन होता है, जैसे आपने देखा होगा हॉब चूल्हे के नीचे फर्स्ट ड्रॉर में आपकी कटलरी ट्रे होती है, जिसमें फॉक हो गया, रोलिंग पिन हो गया, लाइटर्स हो गए, वो आप उधर सेग्रीगेट कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो ये कि अपने बर्तनों को साइड करके सेट करके उन्हें बताओ हमारे 1 फुट हाइट के 20 बर्तन हैं, 6 इंच हाइट के 40 बर्तन हैं, बॉल की 3 इंच 4 इंच के इतने, ये हो गया। ये हो गया फ्रेश वालों के लिए, इससे परफेक्ट किचन बनेगी और ज़िंदगी में आपकी स्टोरेज कम नहीं होगी, और अगर पड़ गई तो फिर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पैसा दूंगा, क्योंकि मेरे साथ हुआ है ना मैंने देखा, मैंने अपने घर किचन तो लग्जरी बना दी, अब मुझे क्या पता क्या करना होता है। उसके बाद फिर उसे हमने अब रीडू कैसे किया वो बताता हूँ। जिनकी बन चुकी है उनके लिए क्या है, मार्केट में किसी को पता नहीं है। एक लेडी है, उनका यूट्यूब चैनल है, सिंप्लीफाई किचन करके है उनका, सिंप्लीफाई किचन, हाँ, है ना। अब ये मेरे को डांट तो पड़ी घर पे कि यार ये क्या बना दिया तुमने, इसमें कढ़ाई कहाँ जाएगी, ड्रम कहाँ जाएगा, क्योंकि वो ड्रम इतना होता है आटे का, एटलीस्ट 2 फुट हाइट का, तो अब वो मैंने कॉर्नर में वो लगा दिया, मैं कहाँ जाएगा, कहाँ रखूँ, मैं कहा चलो ठीक है, समझ में आई मेरे को बात। तो मैंने अब जब वो देखा तो सिंप्लीफाई किचन की वीडियो देखी, वहाँ से मुझे आइडिया आया है कि यार मार्केट में ये चीज़ें भी हैं, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़। ख़त्म। तो उनके वहाँ से मैंने देखा और काफ़ी एक अच्छी, मैं एक ही वीडियो देखी थी मैंने उनकी, बट आई वॉज इम्प्रेस्ड। और फिर मैंने और रेकी करना शुरू किया कि और क्या क्या आइटम है। तो आई थिंक मैंने एक वीडियो पता नहीं बना रखी है उसके ऊपर, बट वो काफ़ी पुरानी हुई। उसमें क्या होता है, ड्रॉर के अंदर इतनी ही हाइट होती है जब ड्रॉर की डेप्थ होती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन डालने से हाइट और विड्थ एक्स्ट्रा मिल जाता है। जहाँ आपके 20 बॉटल्स आ रही थी, अब आपकी 30 बॉटल्स आ जाएंगी। जब कढ़ाई डालते, कढ़ाई कैसे होती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख देते हैं अंदर ही ड्रॉर के अंदर, उसी के अंदर बड़ी के अंदर छोटी, छोटी के अंदर वही डिब्बे में डिब्बा वाली बात हो गई। लेकिन जैसे ही ड्रॉर हम ओपन करते हैं, जब आप उसकी भी उसकी स्टिक्स आती हैं जिससे आप साइज़ को बड़ा छोटा करके सेग्रीगेट कर सकते हो, जिससे कि बर्तन निकालते वक्त वो बार में निकालो डालो वाला सीन खत्म जाता है। तो अब मेरी इस पे ऑलरेडी वीडियो, ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन पे आप जाओगे, जिनकी ऑलरेडी शेल्फ बनी हुई है जिसमें एक ही शेल्फ है, उसके लिए ना स्टेप सिस्टम है अंदर, जैसे जीना स्टेप्स होते हैं ना हमारे। तो आप सोच, इतनी बड़ी शेल्फ में स्टेप है, आगे एक स्टेप है, फिर उससे पीछे एक स्टेप है, फिर उससे पीछे एक स्टेप है, तो पूरी डेप्थ कवर हो गई और हाइट भी हमारी पूरी ऊपर मिलती चली जाती है। कुछ चीज़ें हैं, जैसे अभी हम लोग किचन की बात कर रहे थे, तो अगर एक बेसिक टर्म्स में हम बात करें फॉर द ऑडियंस, तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक किचन के अंदर में जब डिज़ाइनिंग पर्सपेक्टिव या कोई बना रहा हो जो भी अभी, तो उनको ध्यान रखनी चाहिए। ओके, तो इसका क्विक आंसर देते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 कि अपने जितने भी यूटेंसिल्स हैं उनकी लिस्ट बना लो। सबसे मैक्सिमम हाइट जिसकी है वो एक तरफ रखो और उसके हिसाब से किचन डिज़ाइन करो, ना कि डिज़ाइन के हिसाब से। जितने बर्तन हैं उनकी लिस्ट के हिसाब से ही सारा स्टोरेज सेट होगा कि कितनी शेल्व्स निकलेंगे, कितने पार्टीशंस निकलेंगे, कहाँ ऊपर आएगी कौन सी चीज़, कौन सी नीचे आएगी, कौन से रेगुलर यूज़ किया वो लॉफ्ट में जाएगी। इस तरीके से किचन डिज़ाइन होती है, बजाय इसके नहीं इंटरनेट पे फोटो देखो और वो कर दो। सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, जो जितनी भी मूवमेंट वाली चीज़ें होंगी, जैसे कि कॉर्नर वाली शेल्व्स हैं, उनमें पैसा इन्वेस्ट मत करो, उसको नॉर्मल कॉर्नर शेल्व्स रखो, नीचे ओपन रखो जिसमें बड़े ड्रम्स और वो सब आ जाए। उसमें ज़्यादा फैंसी चीज़ मत डालो क्योंकि वो बाहर की हैं और हमारा जो रेगुलर यूज़ है वो यहाँ नहीं हो पाएगा। उसके और भी बहुत डिसएडवांटेजेस हैं, वो नहीं करना है। तीसरा, डू नॉट चूज़ लाइट वेटेड हार्डवेयर्स। मतलब होता क्या है कि कोई दुकान पे 700 रुपये का दे रहा है, कोई 400 रुपये दे रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द लोड बेयरिंग कैपेसिटी। लोग 700-400 तो पूछ लेते हैं, बट क्यों है वो नहीं पूछते। और 400 वाले ने अपना सामान भेज दिया, उसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो 2 साल बाद गिरना है। तो उसके पीछे होता है कि 40 किलो से नीचे की कैपेसिटी का कुछ नहीं खरीदना। तो दीज आर द 3 टॉप थिंग्स कि 40 किलो के हिसाब से आप ले। तो 3 जो मेन चीज़ बता दी आपको। अब जो लोग आज की डेट में अपना मास्टर बेडरूम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? उनके लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी है, डू नॉट गो फॉर द नेचुरल वाइट और वाइट लाइट्स, ऑलवेज गो फॉर द वार्म। अगर आप ऐसे इंसान हैं कि ज़्यादातर टाइम, जैसे वाइफ्स होती हैं, वो अपना काम करने के बाद बेडरूम में रहती हैं, तब आप 2-in-1 लाइट ले लो, आइदर नेचुरल आइदर वार्म। डोंट गो फॉर द वाइट। नीचे धीरे धीरे क्या होता है, जो हमारे मेलाटोनिन होता है वो डाउनग्रेड होना शुरू होता है, नींद कम लगती है और हमें पता नहीं चलता नींद क्यों नहीं आ रही। लोग कहते हैं नींद नहीं आ रही, अरे घर में वाइट लाइट लगा रखी है
ऑफिस वाली लाइट है तो लाइट कहाँ से आएगी, क्योंकि सबकॉन्शियसली फीड है सब कुछ हमारे माइंड में, पता नहीं चलता, जैसे स्ट्रेस पता नहीं चलता पर है हो जाता है। तो फर्स्ट चीज़ इज़ हमेशा वार्म लाइट रखो सोने से पहले। जैसे फ़ोन में होता है ना ब्लू लाइट फिल्टर को येलो में कर देते हैं, वो इसलिए कि हमारे आँखों को रिलैक्स मिले, मेलाटोनिन हाई हो और नींद अच्छी आ जाए। तो वाइट ने वार्म रखो हमेशा। दूसरा, मूड लाइटिंग ज़रूर करना है। अगर घर के अंदर टीवी है तो मूड लाइटिंग से फ़ायदा क्या होता है कि अलग अलग मूड्स के लिए आप अलग अलग लाइट्स ऑन कर सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको रखनी है। और तीसरा, आपका बाथरूम का जो डोर है उस डोर को स्लाइडर रखो, ज़्यादा अच्छा स्पेशियस आपका बन सकता है। उसको ओपनेबल शटर को थोड़ा सा अवॉइड करोगे, लेकिन ये जगह जगह होता है। तो बेस्ट तो है कि वार्म हमेशा ऑन रखना है और मूड लाइटिंग ज़रूर करके रखना है। तो ये मेरा एक वो रहेगा। मास्टर वॉशरूम के अंदर में क्या चीज़ होनी चाहिए आपके हिसाब से? अब वैसे तो क्लाइंट टू क्लाइंट बहुत डिफर करेगा, बट अगर मैं होता तो मास्टर वॉशरूम में डेकोर का आइटम्स रखो, क्योंकि अब मानो चाहे मत मानो, अब हमारा ज़्यादातर टाइम वॉशरूम में जाता है, क्योंकि वहीं रील स्क्रॉल हो होती हैं, वहीं लोग शौच में शौचालय बन जाता है। और पता नहीं, मैं तो मोबाइल देखो लेके जाता हूँ, क्योंकि वहाँ आपका सबसे पीसफुल जो टाइम होता है, आई थिंक अब वही हो गया लोगों का, गाने चला के भी शावर लेते हैं लोग। तो एक चार्जिंग पॉइंट रखो जहाँ मोबाइल रख सकते हो। और वॉशरूम के अंदर स्पीकर्स मैंडेटरी होने चाहिए आपके, या फिर नहीं तो आपको स्पीकर लेने पड़ेगा, क्योंकि एक वो क्या बोलते हैं वो मेडिटेशन वाला या जो सॉफ्ट काम म्यूज़िक है तो वो ऑन करो। आधे घंटे का सर्दियों में शावर लो गर्म पानी से। योर वॉशरूम विल बी योर सुकून रूम देन। तो मेरे हिसाब से डेकोर आइटम्स जो कि जैसे फ्रेगनेंसेज होती हैं जो आपको अच्छा फील कराती है, वो हो गया। और जैसे आपके यहाँ जयपुर में बहुत फेमस है मिट्टी की खुशबू जो होती है बेसिकली, जिससे इतर जो मिलता है, उस फ्रेगनेंसेज को रखो। दूसरा, स्पीकर डालो। ये दो मेन पॉइंट है वॉशरूम में रखना है। और लाइटिंग को थोड़ा डल रखो, ब्राइट लाइट्स मत रखो, उससे सुकून अच्छा आता है। तो मेरे हिसाब से वो है। और थर्ड इज चार्जिंग पॉइंट। जो लोग आज की डेट में डाइनिंग एरिया को रीडिज़ाइन करने की सोच रहे हैं या डिज़ाइन करने की सोच रहे हैं, सो उसके लिए आपका क्या सजेशन होगा? इसका जवाब बहुत डिफ़िकल्ट है यार। मैंने बहुत सुंदर सी डाइनिंग टेबल अपने घर के लिए अच्छा बजट लगा के लेके आया था। आज उसके ऊपर सिर्फ सब्जी तरकारी रखी रहती है, वोंट बिलीव। एंड जो आ रहा है मैं देखता हूँ, नहीं वहाँ मत रखना, और उतने में लोग सामान रख के वहाँ चले जाते हैं। तो पता नहीं, मैंने डाइनिंग टेबल आज तक एक बार भी नहीं बैठे, नॉट इवन द गेस्ट, क्योंकि ड्राइंग रूम में आते हैं, लाउंज अच्छा बनाया हुआ है, सब बैठते हैं वहीं खाना खाते हैं। और बच्चे को तो कभी बेडरूम में खा लिया, वो डाइनिंग टेबल बस वहाँ है। तो हम अगर ये, जो कि बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, अगर ये जब मैं ही नहीं कर पाए तो दूसरे कहाँ से करेंगे। मिथ है कि डाइनिंग टेबल हटा दो, इधर वहाँ पे एक अच्छा सा सोफ़ा, रेक्लाइनर, कॉफ़ी टेबल, चेयर डालो, एटलीस्ट यूज़ तो होगा। तो डाइनिंग टेबल के हिसाब से फर्स्ट जो है वो हटा दो, डाइनिंग टेबल ही हटा दो। बट अगर नहीं हटा सकते तो मेरे हिसाब से डाइनिंग टेबल के ऊपर की साइड में सीलिंग मिरर की करो और टास्क लाइट रखो। वो बहुत अमेजिंग फील देते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, कोई खा रहा होगा, अब हम एग्री करें ना, बट दूसरी प्लेट में देख तो लेते हैं क्या खा रहा है। और जब खाना की डेकोरेशन क्यों लगती है, मूवीज़ क्या होता है, शॉर्ट लाइट ऊपर से होती है और खाना एकदम सुंदर दिख रहा होता है। तो बाई चांस आप लोग की बीवी अगर अच्छा खाना नहीं बनाती है तो आप लाइट डालो, अच्छा दिखाई देगा। मजाक कर रहा हूँ। तो लाइटिंग बहुत ज़रूरी है। और लाइट भी वो नहीं कि जो सीधा खड़ा हूँ तो आंखों से देख नहीं, उसका फोकस सिर्फ चारों तरफ से कवर्ड होनी चाहिए, फोकस सिर्फ नीचे होना चाहिए। ऊपर सीलिंग ग्लास की होनी चाहिए। आपको पूरे एरिया में आपको ऐसा फिर डाइनिंग रूम कहीं किसी और के घर में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पेशियस लगता है। टास्क लाइटिंग से डाइनिंग टेबल और लिटअप और सुंदर होगी। और डाइनिंग टेबल पे कोई भी चीज़ रख के जब आपके घर गेस्ट आ रहे हैं, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे कब बैठते लोग, गेस्ट आए हैं तब ज़्यादातर डाइनिंग टेबल पे प्रेफर करते हैं खाना खाने के लिए। उस टाइम पे जब लाइट पड़ेगी मज़ा आ जाएगा। और डाइनिंग टेबल डेकोर ज़रूर करूँगा, मैं कुछ फ़ोटोज़ आपको भेज दूँगा रेफरेंस के लिए। डेकोर से तो डाइनिंग टेबल अमेजिंग हो जाता है। तो जो लोग अभी अपना ड्राइंग रूम को रीडिज़ाइन करने का प्लान कर रहे हैं या नया घर में उनको जो अपना ड्राइंग रूम है उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, तो किन किन चीज़ों की उनको ध्यान रखना चाहिए, क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ओके, ठीक है। ऐसे तो देखो आइटम तो बहुत सारे, एक डिज़ाइन और टेक्निकल, मैं डिज़ाइन में फ़िलहाल बता देता हूँ। सबसे पहले वॉल को और सोफ़े को कभी काउच को भी अटैच मत करो, एटलीस्ट 2 इंच का स्पेस रखो, थोड़ा दूर रहना चाहिए उससे, नहीं तो वो वॉल और फील में गड़बड़ हो जाती है। बट हम रखते नहीं, क्योंकि जिनके घर में छोटे बच्चे और रिमोट कभी पीछे डाल दिया और कुछ, इसलिए वो सब चिपका के रखते हैं। दूसरा, ज़्यादातर सोफेज क्या होते हैं, स्लाइडर वॉल के साथ ही रहते हैं, क्योंकि बालकनी उधर होती है। तो स्लाइडर और सोफे के बीच में हमेशा गैप होना चाहिए। सोफों के दोनों तरफ एक साइड टेबल या फिर फ्लोर लैंप इज़ मैंडेटरी। नहीं तो होता क्या, जनरली हम काम कर रहे हैं, सोफे पे लेट के काम कर रहे हैं, पता चला लैपटॉप का चार्ज लगाना, वो 2 फुट दूर से तार चलती हुई आ रही, फिर वहाँ लैपटॉप लगेगा।
तो दोनों साइड चार्जर इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी, थोड़ा हाइट पे रखो, जिससे कि बार बार कई लोग नीचे भी रखवा लेते हैं, तो वो फिर वो शक्तिमान स्पाइडरमैन बन के जाना पड़ता है उधर लगाने के लिए। तो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स इज मैंडेटरी ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द काउच। दूसरा, वॉल से थोड़ा गैप रखो। दूसरा, विंडो की स्लाइडर से थोड़ा गैप रखो। और ड्राइंग रूम में अगर टीवी यूनिट रखने जा रहे हो तो उसको कोशिश करो छोटी वॉल पे रखना, और सोफ़ा हमेशा बड़ी वॉल पे रखना। जैसे दरवाज़ा खोलते हैं हम ड्राइंग रूम का, एक बड़ी वॉल मिलती है ज़्यादातर, अपोजिट वॉल जो टीवी होती है छोटी होती है। छोटे पे टीवी रखो, कोशिश करो डिज़ाइन इस तरीके से करो, और बड़ी वॉल पे सोफ़ा रखो, इससे रूम बड़ा दिखाई देता है। तो ये 3 पॉइंट्स मेरे हिसाब से रहेंगे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स। द कॉर्नर, साइड टेबल या फ्लोर लैम्प्स होने चाहिए, एंड द थर्ड इज़ वॉल पे, किस वॉल पे सोफ़ा होना चाहिए। मास्टर बेडरूम के अलावा जो अदर बेडरूम्स घर में डिज़ाइन होते हैं, तो उनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, गेस्ट बेडरूम को यूज़ करो एज अ गेस्ट स्टोरेज की तरह क्योंकि सामान कभी कम होता नहीं है, और तो इसलिए हमेशा गेस्ट रूम में वार्डरोब ज़्यादा रखो, उसमें स्टोरेज डालो, और वहाँ पे फिर एक छोटा सिंगल बेड डाल दो या क्वीन साइज बेड डाल दो, क्योंकि गेस्ट का आना जाना कम होता है। और भी अगर आपको स्टोरेज चाहिए तो पूरे वार्डरोब्स में, पूरे बेडरूम में वार्डरोब डाल दो, और मर्फी बेड होता है जो कि फोल्डेबल बेसिकली बेड होता है, वो उसी के अंदर फोल्ड करके बाहर भी आ जाएगा। और जब फोल्ड होगा तो उसके बैक पैनल में आपको वो डाल देना है, कुछ डिज़ाइनर पैनल डाल दें, जिससे बेड भी दिखाई नहीं देगा। ये ऑलरेडी मैं अभी बना रहा हूँ, तो आई थिंक वो 10 बाय 12 का स्पेस है, जिसके अंदर हमने स्टोरेज ही इतनी दे दी है उनको, मतलब स्मार्ट स्पेसिंग के हिसाब से डिज़ाइन इस तरीके से किया है। मतलब उसमें ऑफिस टेबल भी है, उसमें बेड भी है, उसमें टीवी यूनिट भी है, और 10 बाय 12 का स्पेस है, और सेंटर टेबल भी आ गया, वार्डरोब्स 2 हो गई, पीछे बैक साइड में शेल्व्स आ गई, तो वो अच्छा स्पेस निकाला हमने, डिज़ाइनर ने अच्छा काम किया, नो डाउट। तो बस वही है कि गेस्ट को हमेशा स्टोरेज के हिसाब से देखो, और वॉल को फिर थोड़ा डिज़ाइन कर सकते हो, बट मैं कहूँगा क्योंकि आजकल प्राइस बढ़ रहा है, फ्लैट का साइज़ कम हो रहा है, तो गेस्ट को बेड डालो, बट अपना पहले सोचो, वो चीज़ है, क्योंकि गेस्ट तो एक बार ड्राइंग रूम में बैठ के देख लेगा घर कितना क्या चीज़ है। और दूसरा गेस्ट रूम के लिए ये है कि बेडरूम में स्टोरेज, लेकिन वॉशरूम फैंसी बना दो, उसमें लाउड एंड पॉप कलर्स होने चाहिए। मैंने रिसेंटली भी एक वीडियो डाला था, उसमें डालो अच्छी अच्छी चीज़ें, कि जब वॉशरूम जाओ, अरे भाई कहाँ गया, तो ऐसा आंखें खुल जानी चाहिए कि यार भाई क्या बनाया है। तो एक चीज़ आपने मैं स्टोरेज ले लिया, दूसरे में आपको अच्छी चीज़ मिले। और तीसरी चीज़, जितने भी वार्डरोब बनाओगे ना, उसके शटर ब्लैक टिंटेड रखना, बस ज़्यादा टिंट नहीं, क्योंकि होता क्या है ना, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, ग्लास तो ले रहे हैं ब्लैक फोटो देख के, बट अगर वो नॉर्मली विजिबल हो रहा है तो अंदर हम कपड़े कैसे रखते हैं, उनमें तो फोटोज़ में ऐसे स्टैक्ड होते हैं ना, हमारे तो इधर गिरे पड़े हैं, उधर गिरे पड़े, तो उतना हो कि सिर्फ लाइट ऑन हो तभी अंदर दिखाई दे, अदरवाइज वो ब्लैक शीशा ही दिखाई दे। तो ब्लैक शीशे से फ़ायदा क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट होगी, बाउंस होगी, रूम बड़ा दिखाई देगा, और अंदर भी कुछ दिखाई नहीं देगा। तो वो चीज़, ये 3 चीज़ का ध्यान रखो। गेस्ट वॉशरूम बहुत अमेजिंग बनाओ। टिंटेड मिरर्स के ये करो, नॉर्मल वुड के शटर मत यूज़ करो, क्योंकि उससे लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो बड़ा दिखाई देगा। और तीसरा मर्फी बेड, जो मैंने आपको बताया। एक सबसे इम्पोर्टेंट स्पेस जो आज की डेट में हर एक इंडिपेंडेंट घर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज़ बालकनीज। ओके, बिकॉज आफ्टर कोविड ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। उससे पहले तक लोगों ने बहुत साल तक बालकनीज को कवर कर लिया था, एक तरीके से मानते थे कि अनयूज्ड स्पेस है हमारी। सो बालकनीज को कैसे और किस तरीके से बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन एंड लिटअप कर सकते हैं? देखो, पॉइंट ये है, मैं तभी किसी को गाइड करूँगा बालकनी डिज़ाइन करने के लिए अगर आपके घर में मेड है, हार्ड वर्किंग मेड है अगर, तो ही करना। क्योंकि बालकनी में क्या, इंडिया में डस्ट का बहुत प्रॉब्लम है, तो आप कुछ भी डालोगे ना मेंटेनेंस फ्री भी, तो डस्ट बहुत होगा। अब आपका मूड हुआ, चलो यार बारिश हो रही है, लेट्स एंजॉय कप ऑफ कॉफ़ी इन द बालकनी, आप वहाँ जा रहे हो, बैठ रहे हो, अरे धूल, फिर आप झाड़ू लगाने लग गए, और वो कॉफ़ी तो ठंडी हो गई ना अब, तो वो हो नहीं पाता है। तो बट स्टिल अगर आपको ऐसा डिज़ाइन करना है तो मेरे हिसाब से, जैसे बालकनी है, बालकनी के ऊपर जो छत होती है उसमें नॉर्मल सिलेंड्रिकल लाइट्स डालो, जो कि स्पॉट लाइट्स होती है, वो बहुत अमेजिंग इफेक्ट देती है। और फेरी लाइट्स आती है, राइस लाइट्स जिसे हम बोलते हैं, जो नॉर्मल दिवाली पे लड़ियाँ होती हैं, उससे भी पतली होती है, चावल जितने दाने की साइड की, वो राइस लाइट बोलते हैं हम उसको। वो लगा दो, हार्डली कितना 100, 150, 200 रुपये की आएगी, और सेल से ऑपरेटेड होती है, ठीक है। जब अनटेंगल हुई फेंक दो, नहीं ले आओ, उसको डालो। उससे ऐसा लगता है कि जैसे मूवीज़ में नहीं होता, जैसे लड़कियों को प्रपोज करने जब जाते हैं तो वो लाइटें हैं, स्टार लाइट्स होती हैं, तो वो ऐसा दिखता है। तो सिर्फ 2 लाइट से आपको ऊपर एक सिलेंड्रिकल लाइट मिल गई जो मेजर लाइट है, फिर एक स्टार लाइट्स मिल गई जो कि राइस लाइट जिसे हम बोलते हैं, और नीचे फिर आपने काउच लेके आना है। जैसे बीन बैग्स होते हैं, लेकिन रेक्सिन के नहीं लेने, कपड़े के लेने, ब्रीदेबल होना चाहिए, नहीं तो रेक्सिन क्या होगा ना, पीछे स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है। तो एक अच्छा सा वो बैग रखो जो वहाँ पे डाल दो,
और लकड़ी का एक बॉक्स बनाओ जिसके अंदर वो बैग चले भी जाए, बाहर भी जाए, बट आउटडोर के आते हैं ऐसे, तो आप रखो, बस उतना ही करो मेरे हिसाब से। नहीं तो डिज़ाइन तो मैं ऐसे ऐसे बता दूंगा कि वो क्या ही है, बट वो यहाँ के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसे मुझे एक चीज़ और रियलाइज, आई एम मच मोर अ प्रैक्टिकल डिज़ाइनर रेदर देन अ इंटीरियर डिज़ाइनर। अगर मैं टॉप राइट तो प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा काम करता हूँ। मैं अभी आपको ये बोलने वाला था, बिकॉज जितने कॉन्वर्सेशन हो रही है उसमें आप सिर्फ उसी पॉइंट पे फोकस कर रहे हो हाँ कि बस ये इतना ही रिकॉर्ड है, बस इतना कर दो। हाँ, तो वही है, मतलब उससे ज़्यादा सेंस नहीं है ना, आप ना मेंटेन कर पाओगे। मेड बोले मैडम इसका तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, तो फिर आप वहाँ लड़ रहे हो तो बालकनी तो एंजॉय हुई नहीं, मेड और भाग गई। तो वो चीज़ है। टेरेस अगेन एक बहुत सेकंड इम्पॉर्टेंट होम था लोगों के लिए इन कोविड, लाइक आफ्टर। True. अभी काफ़ी सारे लोगों ने आफ्टर कोविड अपनी टेरेस को रीडिज़ाइन करवाया है, पूरा ट्रफ एंड ऑल लगा के। तो क्या क्या चीज़ें कर सकते हो और आप टेरेस पे? ओके, टेरेस पे वैसे तो मैंने वीडियो बनाया था, टोटल 26 एलिमेंट्स होते हैं टेरेस में, डिजाइनिंग एलिमेंट्स 26। और उसमें से अच्छा टेरेस बनाने के लिए 7 से 8 एलिमेंट्स को यूज़ करना पड़ता है। तो अब ऐसे तो मैं अब इसमें जवाब क्या दूं कि वो तो बहुत है, लेकिन मैं कहूँगा चलो टॉप 3 चीज़ें बनाता हूँ। ऑलवेज यूज़ अ परगोला, जो कि एक शेड, एक बॉक्स स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम सारे बैठते हैं परगोला में। ठीक है। उसके ऊपर ऑलवेज यूज़ सोलर पैनल। ठीक है, इससे क्या है ना, आपका बिजली का बिल और वो सब हो जाएगा, सोलर पैनल भी लग जाएगा, और टेपर्ड शेड आएगा, एक हर्ट शेप बन के निकल के आता है। तो यूज़ सोलर पैनल। अब बाकी डिज़ाइन में अच्छे से नीचे से कवर करो तो पता भी नहीं चलता सोलर पैनल है कहाँ। 12 फुट के हाइट रखो, ऊपर सोलर पैनल डालो, तो बिजली का बिल, और उस फ्लोर में एसी भी पूरे दिन चल रहा है तो सोलर पैनल ही कवर कर लेगा। दूसरा, ऑलवेज यूज़ MS स्ट्रक्चर ओनली। अब उसमें भी 2 तरीके, आपको रूम चाहिए कि ओपन चाहिए। ओपन चाहिए तो फैब्रिक वाले कर्टेन्स आते हैं, नेट के कपड़े के, जो हम कर्टेन्स बोलते हैं, आउटडोर वाले। तो अगर आप कपल हो, 2 ही लोग हैं, छोटा बेबी है, तो आपके लिए वो टेरेस तो जन्नत बन जाएगा। क्योंकि वो जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना, लॉन्ग साइड रिवर पे एक अलग से टेंट बनाया, वो टेंट की एक फील देता है, तो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर ये उनके लिए ठीक है जहाँ थोड़ा गर्मी जो है वो 30 तक ही जाती है, मतलब देहरादून की साइड में अगर हो गया, उत्तराखंड मनाली की साइड में हो गया। यहाँ पे तो सॉलिड है कि स्ट्रक्चर बनाओ, ऊपर परगोला डालो, साइड में ग्लासेस डालो, ब्लैक टेंट, या फिर नॉर्मल ग्लास है तो ब्लैक फिल्म चढ़वाओ जैसे गाड़ी के शीशों में होता है, और अंदर एसी लगाओ। सोलर पैनल का, एसी का पूरा खर्चा पूरे दिन भी चलेगा, तो सोलर पैनल कवर करता रहेगा इजीली। ग्रे कलर की टाइल्स रखनी है, 2x2 से साइज़ बड़ा नहीं रखना है, नहीं तो बाद में टाइलें फट के निकलेंगी। 2x2 इज़ द परफेक्ट साइज, छोटा नहीं बड़ा नहीं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें प्लांटर्स ज़रूर होने चाहिए, मेंटेन कर सकते हो तो नेचुरल रखो, नहीं कर सकते तो आर्टिफिशियल रखो। अलग से कोई ब्रिक वर्क का प्लांटर नहीं बनाना, प्लास्टिक के जो प्लांटर्स आते हैं वही रखने हैं, और कुछ नहीं रखना है, नहीं तो सीपेज में पागल हो जाएंगे। और तो फिर अब बहुत पॉइंट्स है तो बताऊंगा। तो बाकी लाइटिंग से प्ले करो, एज मच एज लाइटिंग जितनी डाल सकते हो, प्लांटर के नीचे, प्लांटर के ऊपर, साइड में। और स्टेयरकेस का दरवाज़ा खोलते जो सामने वॉल है, उस वॉल की थोड़ी हाइट, जैसे मान लो बाउंड्री पैराफिट वॉल होती है, उसकी एक हाइट है, जैसे 3 फुट होगी, किसी ने 3.5 फुट रखी है। स्टेयरकेस का दरवाज़ा जैसे ही खोले ना, सामने उस चौड़ाई को करीब 6 फुट चौड़ा, और फ्लोर से 8 फुट हाइट उस दीवार को खड़ा हमेशा करवाना। अगर कोई घर बना भी रहा है तो भी यही करना, 8 फुट हाइट तक। और उस पर अच्छे से कट पीसीज होते हैं टाइल के, ऐसे ऐसे लगा लो, उस पर पानी चला दो, पानी नहीं लगना तो वहाँ पे अच्छा कोई डिज़ाइन आर्ट बनवा लो। तो स्टेयरकेस खुलते जब सामने एकदम से 8 फुट की इतनी बड़ी वॉल दिखती है ना, तो वो बहुत प्यारा लगता है। तो मेरे हिसाब से परगोला इज़ मैंडेटरी, सोलर पैनल इज़ मैंडेटरी जहाँ पे धूप ज़्यादा पड़ती है, परगोला का फ्लोर इज़ मैंडेटरी थोड़ा टॉप, लाइटिंग इज़ वेरी मैंडेटरी, और नेचुरल प्लांट्स रखो अगर मेंटेन कर सकते हो तो ऐसे एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं। एक आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स की जब बात करते हैं तो लाइक मेजर डिफरेंस इन दोनों में क्या? आर्किटेक्ट्स होता है जो स्ट्रक्चर बनाता है कि आपकी एक प्लॉट में, एक खाली जगह में स्पेसिस बेस्ट से बेस्ट एफिशिएंट साइज कैसे निकाला सकता है, आर्किटेक्ट इज ट्रेन्ड फॉर इट। दूसरा, उसके फ्रंट में घर बनने के बाद बाहर से कैसा दिखाई देगा, उसमें बहुत परफेक्ट होता है। ओवरऑल कि जैसे मुझे बनाया गया कि एक मेरे लिए परी डिज़ाइन कर दो, तो वो परी का स्ट्रक्चर वो बना देंगे, बॉडी तैयार कर देंगे, लेकिन अब उसके ऊपर कपड़े पहनाने का काम इंटीरियर डिज़ाइनर करेगा। तो आर्किटेक्टर गिव यू द स्ट्रक्चर, आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर उसको कपड़े पहनाने काम करता है, मतलब उसकी डिज़ाइनिंग जो इंटीरियर्स में लगने के बाद कैसा लगेगा वो है। और डेकोरिस्ट भी होता है इसमें, इंटीरियर डेकोरेटर जैसे हम बोलते हैं, वो आपको एसेसरीज पे काम करके देता है, जैसे कि झुमके हो गए, बैंगल्स, वॉचेस, या कफलिंग्स जो पहन रहे हैं, रिंग्स हो गई, वो सब चीज़ें। तो घर के केस में डेकोर के आइटम जैसे आपने यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे ये एलिफेंट का है और वो क्रिस्टल ट्री है, इस तरीके से वो डेकोरेस्ट होता है। एक चीज़ थी दैट जो इंडिया के जो घर होते हैं ना, वो अगर मैं उनको कंपेयर करूँ विद फॉरेन होम्स, सो
अगर एक इंडिया का घर है जो कि 1000 स्क्वायर फीट का है और एक फॉरेन में घर है जो 1000 स्क्वायर फीट का है, बट इंडिया में जो घर है ना वो 1000 स्क्वायर फीट का छोटा दिखेगा और फॉरेन वाले जो घर होते हैं वो ज़्यादा बड़े दिखते हैं। ऐसा क्यों? इसका रीज़न क्या है? बिकॉज वी आर इंडियन एंड वी आर मैड अबाउट स्टोरेज। हमें हर जगह भरने की एक आदत है। बेड के अंदर भी स्टोरेज चाहिए, वार्डरोब में स्टोरेज है, वार्डरोब के ऊपर भी स्टोरेज चाहिए, और कोई कोना बचा तो वो भी स्टोरेज में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि एक जापानीज़ रूल कहता है कि अगर कोई भी चीज़ आपकी 6 महीने में यूज़ नहीं हुई है तो अगले 6 साल भी यूज़ नहीं होगी। तो ये एक फैक्ट होता है। तो हम होता क्या है, किसी भी चीज़ को, जैसे कि अभी एक टेबल है, इसमें अभी 2 लेग्स मुझे दिखाई दे रही हैं और पीछे तक मेरा व्यू जा रहा है। इसको बस ऐसे समझो, ये हाथ यहाँ पे था तो मेरे को बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक है, मतलब पास दिख रहा है। जैसे ही मैंने दूर कर दिया मुझे अच्छा लग रहा है, बट रूम का साइज़ तो बड़ा नहीं है। लेकिन मैं इसको अगर ऐसे कर दूँ तो मुझे पार्शियली विजन आ गया ना, कि मुझे हाथ तो यहीं है लेकिन मुझे अब दूर तक भी दिखाई दे रहा है। तो हमेशा वॉल्स या पार्टीशन में ग्लासेस यूज़ करो जिससे कि पीछे से लाइट आती हुई दिखे या मुझे दूर तक दिखाई दे जाए। ड्राइंग रूम अक्सर बड़े दिखाई देते हैं, रीज़न बिंग जब हम डोर खोलते हैं तो स्लाइडर से बालकनी में बाहर का व्यू दिखता है, तो इसलिए ड्राइंग रूम की डेप्थ हमें अच्छी मिल जाती है। तो लोग विंडोज़ पे ज़्यादा खर्चा करो, विंडोज़ बड़ी बड़ी निकलवाओ, और फर्नीचर जो भी रखो उसे वॉल से टच मत कराओ, उसमें लेग्स होनी चाहिए, एटलीस्ट 6 इंच का एरिया फर्श मुझे दिख जाना चाहिए। और अगर आप स्टोरेज नहीं ले रहे हो बेड में तो फिर आपका घर बिल्कुल बड़ा दिखने वाला है, ये फॉर श्योर है। बाकी तो फिर और भी ट्रिक्स हैं, ग्लॉसी सर्फेसेज, यूज़ मिरर पैनलिंग्स, जितनी लाइट बाउंस होगी उतना घर बड़ा दिखाई देगा। तो बट ये मेजर इम्पैक्ट डालता है। आपके हिसाब से लाइक इंडिया को आज की डेट में क्या चीज़ है जो सीखनी चाहिए फ्रॉम ग्लोबल मार्केट? किसी भी चीज़ को ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश मत करो। डोंट गो आफ्टर सुंदर 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 सुंदर, ये सुंदर चाहिए, उसको ज़्यादा लग्जरी और ज़्यादा सुंदर बनाने में, यार हर चीज़ सुंदर दिखाई देती है। कि अब आपके लिए रैबिट सुंदर हो सकता है, किसी के लिए कैट सुंदर हो सकती है, किसी के लिए डॉग सुंदर हो सकता है। सुंदर हर चीज़ होती है, सिर्फ देखने का नज़रिया है। लेकिन अब मैं यहाँ पे अगर 1000 चूहे डाल दूँगा मैं तो डर जाऊँगा, शायद आप ना डरो क्योंकि आपको चूहे पसंद होंगे। तो इट्स ऑल अबाउट, तो सीखने की ज़रूरत ये है, गो फॉर द प्रैक्टिकल चीज़ें। अब वो रैबिट आप ले, अब पता चला रैबिट का एक कान नहीं है, एक पैर नहीं है और वो ऐसे ऐसे चल रहा है, और प्रैक्टिकल में जब अब उसको मेंटेन या उसको फीड करना पड़ेगा, उसको संभालना पड़ेगा, तो आपको बहुत ट्रबल हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो, सुंदर के पीछे मत भागो। सुंदर हर चीज़ बन जाती है, उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरी जो मैंने बताया, एंड दैट इज़ लाइटिंग। आप मुझे स्टूडियो खाली करके दे दो, मैं आपको लाइटिंग करके दूंगा और आप हो वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। इससे पहले तो मैंने ऐसी अच्छी कभी देखी नहीं। सिंपल, लाइटिंग इज़ द बेस्ट सोर्स, खत्म। मैं एक चीज़ और बात करना चाहूँगा, दैट इज़ ऑन सिविल। ओके। तो सिविल के अंदर में बहुत ज़्यादा लाइक कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं और बहुत ऐसी चीज़ें भी होती हैं जहाँ पे एक्चुअली के अंदर में आपको ध्यान देना चाहिए बट लोग नहीं देते हैं। ट्रू। लाइक जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रहा हूँ, दैट वन इज़ ड्रेनेज। तो एक तो पाइप्स का जो साइज़ है, लाइक जहाँ पे कुछ बड़े पाइप्स आप यूज़ कर सकते हो, 2 इंची या 4 इंची की जगह आप 6 और 8 इंची के पाइप डाल सकते हो। लाइक किचन है, आपके वॉशरूम्स हैं, जहाँ पे ब्लॉकेजेस रहती हैं इन जनरल, है ना। देन द सेकेंड पार्ट दैट आई हैव केम अक्रॉस इज सीपेज। ठीक है, प्लम्बिंग का काम ढंग से नहीं होता, फिटिंग्स और वो शायद मे बी जो जॉइंट्स हैं वो ओपन लेफ्ट आउट फील हो जाते हैं। थर्ड इज़ जो ओवरहेड टैंक्स हैं उसके नीचे का जो पार्ट होता है, 90% मैंने घर जितने भी देखे हैं वहाँ पे ये चीज़ देखिए कि ओवरहेड टैंक है और उसके जस्ट नीचे जो स्टेयरकेस ऊपर जा रहा है वहाँ पे पूरा सीपेज आपको दिखता है। राइट। थर्ड, जितनी मल्टी स्टोरीज हम लोग विजिट करते हैं लाइक एज अ कंसल्टेंट, तो वहाँ पे भी एक सेम इशू दिखता है कि नई जब बन रही है तो 2-3-4 साल तक तो बिल्कुल परफेक्टली वो चलती रहेगी और जैसे ही 4th ईयर और 5th ईयर हुआ वहाँ पे वो सीपेज का इशू दिखने लगा, फिर वो बिल्डिंग 10 साल 12 साल 15 साल पुरानी दिखने शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो ये इसका क्या सोल्यूशन है? चलो इसको मैं आपको एक आई ओपनिंग स्टेटमेंट देता हूँ, तो आपके लिए भी थोड़ा आई थिंक रिवीलिंग जो आप कह रहे थे। मैं ये कह सकता हूँ, आप मुझे 100 घर लेके जाओ, इन 100 में 100 सीपेज है, एंड आई विल टेल यू अ फैक्ट, 95% घर में सीपेज होगी ही नहीं। सिर्फ 5 घर होंगे जिनमें एक्चुअल में सीपेज होगी। लेकिन आप कहोगे यार दिख तो सारे सेम ही रहे हैं, ये भी वही पुराना है। देखो होता क्या है, सारी प्रॉब्लम शुरुआत होती है सिर्फ और सिर्फ एक स्टेज से, जब हमारा ब्रिक वर्क हो रहा होता है और उस ब्रिक में कौन सा पानी यूज़ हुआ है उसको बनाने में, और जब उसकी क्यूरिंग कर रहे हैं, तराई जिसे हम बोलते हैं, उस टाइम पे किस पानी से तराई हो रही है, ये चीज़ आप डिसाइड करती है। कोई केमिकल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब प्रोडक्ट बेचने की स्कीम है। ऑल्दो
हैं अच्छी स्कीम्स, बट नो डाउट। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने हैं, आपको अपने मान लो 1 करोड़ की कंस्ट्रक्शन है, 10 लाख बचाने हैं, जस्ट डू वन थिंग। अपनी स्ट्रक्चर पूरा होने के बाद जब ब्रिक वर्क हो रहा है, प्लास्टर हो रहा है, पानी TDS कम होना चाहिए, मीठा पानी होना चाहिए, और आपके घर में सीपेज नहीं आएगी, कभी प्लास्टर नहीं जड़ेगा, कभी पपड़ी नहीं बनेगी। जब ईंटें बनाई जाती हैं तो पानी में सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। हुआ क्या, ईंट ने पानी को, जब आप देखा होगा तो ब्रिक वर्क बनाने से पहले ईंटों को गीला किया जाता है, हाँ। ठीक है, जिससे कि लगाए। क्यों? क्योंकि सीमेंट गर्म होता है, उसको पकने के लिए पानी चाहिए होता है, तो ईंटों का पानी वो सोख लेता है और सीमेंट पक जाता है। और ज़्यादा के लिए फिर हम डेली तराई भी करते रहते हैं, जिससे सीमेंट को पानी कम होने, अगर ज़्यादा पक गया तो क्रैक डेवलप करेगा बाद में प्लास्टर होने के बाद, इसलिए तराई करना ज़रूरी होता है। लेकिन पानी तो हम डाल रहे, बट ये किसी ने बताया उस पानी में सॉल्ट्स थे, और ब्रिक अपने वेट से 10 गुना ज़्यादा सॉल्ट अपने अंदर रखती है। अब होगा क्या, आपने प्लास्टर कर दिया, तराई वराई कर दी, उस टाइम तो क्या है, ईंटें वीटें सब गीली पड़ी हैं, सॉल्ट्स अंदर आराम से मस्त बैठा है, ऐसा बढ़िया एक तरीके से। उस साल सीपेज नहीं आएगी, क्योंकि अभी ईंटें अंदर से ठंडी पड़ी हैं। अगले साल भी सीपेज नहीं आएगी। तीसरे साल जैसे ही जब टेम्परेचर बढ़ेगा, पेंट आप कर चुके हो, लेकिन कहीं से मॉइस्चर मतलब नमी ना बराबर, अब ना बराबर तो मैं नहीं बता सकता, बट ना बराबर अगर मॉइस्चर उसके कांटेक्ट में आ गया, तो वो समझ लो जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब में एक वो होता है ना, ट्रिगर होता है, तब आप हाल देखना। और आप परेशान पता किस चीज़ से होगे, ना यहाँ पाइप है, ना यहाँ कुछ है, ये सीपेज आ क्यों रही है, पपड़ी बन क्यों रही है। ये होता है, बहुत जगह होता है। और सब फिर दूसरी सबसे बड़ी गलती हम क्या करेंगे, पेंटर को बुलाएंगे, अरे इसको रिपेयर कर दे, वो उसको पपड़ी वपड़ी को हटाएगा, पुट्टी खींचेगा, पेंट, और पुट्टी लगाते ही आपने उस रिएक्शन को into 10 कर दिया, क्योंकि पुट्टी में था पानी। आपने ईंटों के प्लास्टर के ऊपर कोई बैरियर तो बनाया नहीं, आपने पुट्टी उठाई, पुट्टी खींच दी, पानी कंटेक्ट प्लास्टर ने फेंका अंदर ईंटों पे, और वो into 10 हो गया। अब अगले साल 2 गुना बढ़ जाएगी। तो इसलिए हाइड्रोलॉक एक कोट होता है, अगर कोई देख रहा है तो आप लोग के लिए, पपड़ी बार बार आ रही है, ठीक नहीं हो रही, वहाँ से पहले पपड़ी हटाओ, प्लास्टर सरफेस जो ग्रे कलर का होता है दिख जाना चाहिए, उसके ऊपर हाइड्रोलॉक के 2 कोट मारो, देन पुट्टी पेंट जो करना है करो, फिर कभी पपड़ी नहीं आएगी। सीपेज होती है, आप दीवार पे हाथ लगाओ वो गीली ही रहेगी, दैट इज सीपेज ड्यू टू लीकेज, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ सीपेज ड्यू टू एफ्लोरेसेंस, जो सफ़ेद सफ़ेद बुरादा पपड़ी बन जाती है। और हाइड्रोलॉक आता कितने का है, 150 रुपीज़ का, जिसमें 10 बाय 10 की पूरी वॉल कवर हो सकती है। पर पॉइंट इज लोगों को पता नहीं है, इसलिए जब हम एग्जीक्यूशन करते हैं तो 5 आइटम हमारी कोटेशन में मेंशन्ड होते हैं, ये हम करेंगे ही करेंगे। जैसे टर्माइट ट्रीटमेंट आप 2000 में कराओगे, मैं 20,000 में। आप कुछ एल्ड्रीन हो सकता है, बॉडीगार्ड हो सकता है, कोई लोकल दवाई यूज़ करोगे। जैसे मैंने पंप किया तो मर गई वहाँ पे दीमक के, ठीक है, लेकिन जो अंदर है, क्वीन है जो एग प्रोड्यूस कर रही है, जो नॉन स्टॉप लगी हुई है, वो अंडे 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 दिए जा रही है, बाहर की तो मर गई, अंदर का क्या हुआ। और आपको लगा रहे दीमक मर गई, दीमक, वो आपको टर्माइट वाले दिखाएंगे, देखो जी मर गई। इसलिए आती है NU, पहले बेयर कंपनी थी, अब नियो ने खरीद ली, NU प्रोमाइस। वो एक्ट करती है कोविड की तरह, आपने स्प्रे मारा, कोई नहीं मरेगा, धीरे 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 टर्माइट जाएगी, एक दूसरे को इन्फेक्ट करेगी, एट द एंड सब खत्म हो जाएगी। ये बात किसको पता ही नहीं है, बट आप कंपेयर किससे करोगे, यार वो तो 20,000 ले रहा है, तू 2,500 ले रहा है, अब आप फंस गए। अब इसलिए आपके घर में दीमक आएगी, मेरे घर में नहीं आएगी, सिंपल। तो ये फैक्ट्स है लोगों को। लाइक जैसे सीपेजेस का भी आपने बताया, हाँ, टर्माइट का आपने बताया, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली में वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और तो फिर देखो ऐसे तो हैं चीज़ें बहुत, जैसे कि जब हम फ्लोरिंग कर रहे होते हैं, जैसे भी मैं अभी एक स्ट्रक्चर कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं स्ट्रक्चर मूड नहीं था, क्योंकि मैंने अपने जॉब में बहुत कर लिया था, मेरा मन नहीं था। इंटीरियर में थोड़ा फैंसी होता है ना, मज़ा आता करने में। स्ट्रक्चर में हुआ ये रामू है, ब्रिजू से ही काम चलाना पड़ता है, तो इंटीरियर्स में मेरे को मज़ा आता है। तो जैसे सिविल के केस में जब भी आप लोग क्या करते हैं, जब ब्रिक वर्क प्लिंथ बीम पे आते हैं, प्लिंथ बीम मतलब घर की बॉटम की एक बीम होती है बस, जैसे ऊपर कॉलम चलते हैं, बीम चलती है, ऐसे नीचे बीम, और उसके ऊपर DPC करते हैं, डैम प्रूफ कोर्स जिसे हम बोलते हैं, कि मिट्टी ज़मीन की मिट्टी की नमी, मॉइस्चर ऊपर की दीवारों में ना आए। इसलिए देखोगे सिर्फ 1-1 फुट तक ही सीपेज आता है घर की चारों दीवारों में। तो वहाँ पे जब DPC करो तो उसके ऊपर हम यूज़ करते हैं, एक रबर होता है ब्लैक एलिफेंट शील्ड का, वो रबर कोटिंग होती है ब्लैक कलर की, हम उसके ऊपर रबर कोटिंग कर देते हैं। अब रबर के पास तो कुछ जा ही नहीं सकता। सबसे बड़ी जो स्ट्रेचेबल होता क्या है, सर्दियों में और गर्मियों में एक्सपेंड होता है सब कुछ, ब्रिक वर्क हो, कंक्रीट हो, जैसे हम देखो रेल की पटरियों में गैप छोड़ते हैं, तो ऐसे एक्सपैंड होता है। अब हम ब्रिक वर्क में तो गैप छोड़ नहीं सकते, तो जो वो मटेरियल होता है एलिफेंट शील्ड, वो स्ट्रेचेबल होता है अप टू 40 mm तक। तो उसमें क्रैक आया भी है तो उसको रैप करके रखती है, निकलने नहीं देती। तो पहली चीज़, ग्राउंड की मिट्टी की नमी को ऊपर आने से रोकना है।
दूसरा टर्माइट सॉल्यूशन करना ही है फर्श डलने से पहले, जो कि मैंने आपको एन्यू प्रमाइस का बताया। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है केयरिंग, तराई 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 तराई, सिर्फ मीठे पानी। TDS चेक करो, डेली चेक करो। किसी की ड्यूटी लगाओ, 20,000 रुपये फालतू दो, लेकिन सिर्फ TDS चेक करो कि पानी कम है या नहीं। नहीं तो फिर आप मेंटेन करता रहता हो, अगर पैसा ज़्यादा तो मेंटेन करो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो फिर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे छत पे लोग, अब आप टेरेस तो अच्छा बना रहे हैं लेकिन वाटर प्रूफिंग नहीं करी तो छत से लीकेज आ जाएगी। तो अब वो पहले ज़माने वाली वाटर प्रूफिंग ज़्यादा मजबूत थी आज के कंपैरिजन में। महंगे महंगे प्रोडक्ट्स तो हैं, लेकिन आपने देखा होगा पहले पन्नी बिछाते थे, फिर मिट्टी डालते थे, फिर वो ईंटे वाली टाइल होती है मड फंस का जिसे हम बोलते, वो लगाते। वो अब तक का बेस्ट सॉल्यूशन था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती रही, न्यू आती रही, तो अभी आ गया कि वो 3 लेयर्स ऑफ कोटिंग, बट उससे बेस्ट मेरे को तो आज तक कुछ मिला नहीं। तो बस ये है कि अब वाटर प्रूफिंग पे ध्यान दो टेरेस पे। तो ऐसे घरों में तो बहुत सारे पॉइंट हैं क्या क्या ध्यान रखने वाले हैं। तो बट आपको मैंने कंस्ट्रक्शन के दो टॉप 3 मैंने बता दिया। पानी टॉप नॉच, उससे आपके हर साल 2 से 3 साल में आपके मेंटेनेंस में 2 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, वो तो बचेंगे। अगर छोटा घर है तो बड़ा तो और भी ज़्यादा हो सकता है। फ्यूचर रिलेटेड क्वेश्चन ये थे कि फ्यूचर में आज से 10 साल बाद आपके हिसाब से घर कैसे होंगे? ओके ओके, ठीक है। इंडिया में तो वैसे ही होंगे जो काफ़ी प्रीमियम्स हैं, जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, दे विल गो फॉर द ग्रीन एलिमेंट्स, जिनके कार्बन फुटप्रिंट्स कम होंगे। तो जो सस्टेनेबल होम्स हम जो कह रहे हैं उस पे फार्म्स आल्सो वी कैन से। फार्म्स तो मेरे को पता नहीं, उसका आइडिया नहीं है, बट आई थिंक रियल फार्म्स, आई मीन फार्म हाउस कह रहे हैं। हाँ जो होगा वो तो ले ही लेगा ऑफ कोर्स, तो मैं आपसे डेफिनेटली लूँगा। तो पर जो नहीं होगा उनके घर वही रेगुलर रहने वाले। बट हाँ, जैसे अगर बात करें बाहर तो ये ऑलरेडी हो चुका है, ग्लोबल चेंज के लिए लोग जो सस्टेनेबल होम्स हैं उनकी तरफ जा रहे हैं, जो कि ग्रीन एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें पॉल्यूशन और ये सब नहीं होता है। उस पर धीरे धीरे 10 साल में बाहर तो ये बदल चुकेगा। इंडिया में जो चीज़ बाहर 10 साल आती है वो इंडिया में 20 साल 25 साल बाद आती है। तो अभी तो कोई ट्रेंड ऐसा चेंज मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा। हाँ, कॉमर्शियल में चेंज हो रहा है, कॉमर्शियल्स में अच्छे चेंज हो रहे हैं, लोग प्लांट्स बहुत यूज़ कर रहे हैं, सीलिंग में प्लांट्स डाल रहे हैं, कॉमर्शियल्स में अच्छा यूज़ हो रहा है। रेजिडेंशियल में भी उतना सच कोई चेंज मुझे नहीं लगता जो आने वाला है। लाइक अभी AI काफ़ी चल रहा है, सो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर के अंदर में कितना इम्पोर्टेंट रोल AI प्ले करेगा इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर होम्स? यार AI तो बहुत ही रूल करने वाला है, ऑलरेडी कर ही रहा है। देखो, इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनिंग की बात करूँ तो AI को से फ़र्क पड़ने नहीं वाला, क्योंकि जब देखो होता क्या है ना, टिकट साइज़ की बात होती है। जैसे 2000 में आप किसी से पूछोगे नहीं, लेकिन जब बात 25 लाख 50 लाख की हो जाती है तो आपको ह्यूमन टच की फील हो जाती है। तो वो ही नहीं कि आपने फॉर्म भरा तो कुछ वो दिखाया और इंस्टाग्राम में खरीद लिया। 50 लाख का घर आप इंस्टाग्राम पे रील देख के नहीं खरीदोगे, है ना। तो उसके लिए तो ह्यूमन टच चाहिए, वो AI का रिप्लेस अभी तक तो नहीं कर सकता, उसके बाद है क्या जाए, आई हैव नो आइडिया, बट अगले 10 साल तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रही बात होम ऑटोमेशन की, वो AI बहुत आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त लेवल पे चल रहा है। उसमें कॉन्स भी हैं उसके, पहले फ़ायदे बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका एक डेली रूटीन है, आपकी वाइफ का, आपके जो भी फ्रेंड्स का एक रूटीन है। आपको पता है आज आप 6 बजे उठने वाले हो, तो आप 6 बजे उठोगे, गीज़र में पानी गर्म मिलेगा, अंदर जाओगे, एग्जॉस्ट ऑटो ऑन हो जाएगा, सेंसर बेस्ड हो जाएगा। अगर AI एक्टिवेटेड है तो आप यहीं से कमांड देते रहोगे, मैं घर पहुंच रहा हूँ, AC ऑन कर दो, ड्राइंग रूम का आप पहुँचोगे, कूलिंग सेट मिलेगी। क्योंकि हो क्या रहा है अभी, क्या AC भी वो आ रहे हैं, वाईफाई वाले सब अपने अपने वाईफाई के निकाल रहे हैं। अब क्या हो रहा है ना, जैसे कि AC का रिमोट है, BLDC फ़ोन है, वो सॉरी फ़ैन है, उसका भी रिमोट है, TV का रिमोट है। मेरे ड्राइंग रूम में 5 तो रिमोट है ठीक है, कर्टेन है ऑटोमेटेड, उसका एक रिमोट है। तो AI क्या करने वाला है जल्दी, ये जो सब अपना अपना वाईफाई, जैसे अब मेरे एक ड्राइंग रूम में फ़िलिप्स की लाइट लगी हुई है जो कि 3-in-1 है। अब उसकी विज़ करके ऐप आती है, लेकिन फ़ैन की अलग ऐप है, अब TV की अलग ऐप हो गई, कर्टेन्स की अलग ऐप हो गई। तो मुझे एक ही रूम को ऑपरेट करने के लिए 5 ऐप्स पे जाना पड़ता है, ठीक है। और अगर नॉर्मल ऐप्स भी आते हैं जिसमें आप 5 को कनेक्ट कर सकते हो, बट वो क्या है, थर्ड पार्टी ऐप होती है। अगर वो पासवर्ड मेरे पास आ गया, आपके या वाईफाई का पासवर्ड मेरे पास होगा, जैसे आप डोर लॉक भी ऑटोमेटेड होने लगे, OTP आता है, RFID आता है और थंबप्रिंट आता है, वाईफाई से चलता है सब कुछ। OTP किससे आएगा, वाईफाई से आएगा, कि वहाँ से ऑटोमेटिक डोर लॉक हो जाएगा। सोच के देखो, मेरा वाईफाई का पासवर्ड मेरे पास है, मैं लॉगिन ID में घुस गया या थर्ड पार्टी ऐप से घुस गया, तो आपके घर से बाहर कब जाओगे और अंदर कब आओगे, आई विल डिसाइड। तो अगर मैं आपके घर में लॉक में घुस गया तो फिर क्या है सेफ्टी। तो इसीलिए AI विल वर्क बट नॉट दीज, ये जो अलग अलग ऐप्स हैं ये नहीं काम करेंगे अभी। AI इस वाले में इन सबको रिप्लेस कर देगा, ये मेरा मानना है। आपका
अगर ड्रीम होम मैं बात करूँ रियलिस्टिकली, ओके तो वो कैसा बनाना चाहूँगा आप? देखो, मुझे हल्की हल्की ये पता है मुझे क्या डालना है, बट डिज़ाइन तो मैं खुद नहीं कर पाऊंगा अपना घर, क्योंकि इतना कुछ देख लिया अब मैं तो नहीं कर पाऊंगा। मैं अगेन कि अपनी कंपनी तो नहीं, किसी और कंपनी को हायर करूंगा कि डिज़ाइन करूँ, क्योंकि मेरे सारे डिज़ाइनर तो मेरे से ही उन्हीं को ट्रेनिंग हुए हैं, तो मैं किसी और को हायर करूँगा। और सबसे तो मैं डिज़ाइन भी नहीं करूँगा, मैं ये बताऊँगा कि मेरे बेड से निकलो 4 कदम बाद स्लाइडर के नीचे पूल होना चाहिए, बेड के नीचे पूल दिखना चाहिए। नीचे जाऊँगा, अभी मैं एक प्रोजेक्ट कर भी रहा हूँ जिसमें उनके घर में बास्केटबॉल कोर्ट, बहुत मेरा अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वाला है, तो उनको नीचे से आगे कोर्ट तक जाना है, तो फिर उनके ऊपर पानी होना चाहिए, दुबई लाइक शेख स्टाइल। अच्छा, हाँ, तो वो मुझे भी नहीं पता कैसे बनता है, आई हैव नो आइडिया, बट जो ग्लास स्ट्रक्चर हाँ, वाला, छोटे स्ट्रक्चर्स तो हमने बनाए, बट वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, वो तो मतलब बहुत मतलब बड़ा ये पूरा एक टनल टाइप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। परफेक्ट, बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो यही चीज़ है, ऑल्दो आई लाइक ब्लैक। और मैं घर जो बनाऊंगा उसमें मेरा 2 फ्लोर होंगे, बट ऊपर वाला ही फ्लोर देखा, नीचे वाला पूरा कंप्लीट एम्बेडेड ग्राउंड में होगा, और पेड़ होंगे चारों तरफ। मतलब आई वांट अ फील ऑफ जंगल, मुझे जंगल बहुत प्यार है। तो मेरे घर में कि कोई ये नहीं कह पाएगा कि हम पहाड़ों में हैं, चाहे आर्टिफिशियल पहाड़ बनाना में बना देंगे। सेम, आई ऑल्सो लाइक जंगल। थोड़ा नेचर से ज़्यादा प्यार है। ऑफ कोर्स आई लव नेचर, नो डाउट, वो मेरे को वाइब आती है वहाँ पे, वो चीज़। आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जो ऑडियंस आज इस पॉडकास्ट को देख रही है? हम दोनों को बहुत देर तक इन लोगों ने सुना है, तो आपके हिसाब से क्या एडवाइस होगी? हाँ, ओके, सो मेरे हिसाब से जब कोई इंसान के पास पैसा आता है या कोई सेविंग करता है, तो वो सबसे पहली चीज़ खरीदता है घर, फिर होती है गाड़ी, फिर होता है मोबाइल। जिस पास नहीं होता वो ईएमआई पे फिर चले जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा घर में होता है। और हम इंडियंस मिडिल क्लास या अपर मिडिल में ज़्यादा फॉल डाउन करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना घर बनाते वक्त बहुत ही प्रिसाइजली आपको ध्यान रखना चाहिए। हमेशा किसी भी टीम को हायर करने से पहले 3 सवाल ज़रूर पूछो। डिज़ाइन के बाद कोटेशन लो, कोटेशन में एक एक चीज़ पूछो, इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं है, कि नहीं तो बाद में पता चलता है ये तो हमारे स्कोप में नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं। कोटेशन को ध्यान से रेकी करो, जल्दबाजी में डील मत करो। दूसरा, सिस्टम एश्योरेंस ज़रूर पूछो कि आप क्वालिटी कैसे मेंटेन करोगे। तो बोलेंगे जी हम तो 12 साल का काम है, हम तो कब से करें, नहीं, शो मी द सिस्टम। जैसे कि आपसे पूछूंगा मैं कैसे डिसाइड करूँ आप बेस्ट चाय बनाते हो, आप एक पेपर हाथ में दे दोगे, ये है मेरा बेस्ट सिस्टम, बजाय इसके मैं आपके बोलेंगे अब मैं इस पर ट्रस्ट करूँगा। तो वो बहुत ज़रूरी है। और तीसरा सबसे अच्छी चीज़ कि डिज़ाइनर को ज़रूर हायर करो। ये प्रमोशनल बात नहीं है, बट डिज़ाइनर कैन शेप योर ड्रीम्स। आप इधर क्या सोच रहे हो उसे पेपर पे लाने की कला डिज़ाइनर के पास है। तो आई थिंक ये 3 चीज़ें ज़रूर लोगों को देखनी चाहिए। एंड सुंदर मत बनाओ, सुंदर तो डिज़ाइनर बना देगा, ओनली गो फॉर द प्रैक्टिकल थिंग्स, कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप सुबह कितने बजे उठते हो, पर्दे खुले हुए चाहिए, बंद चाहिए, इन चीज़ों पर ध्यान दो। ओके, बाकी एक चीज़ है बस ये भी है कि हाँ, अभी अपनी तारीफ़ ही कर लेते हैं कि हम इंटीरियर डिज़ाइन के हम ही हैं जो हैं अभी तक। तो वी आर द बिग गुंडाज ऑफ आर नीश। तो आज बहुत एक प्रैक्टिकल एंड इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट रहा है। थैंक यू। एंड आई थिंक दैट जितनी भी ऑडियंस इस पॉडकास्ट को सुनेगी जब रिलीज़ होगा, तो उनको भी बहुत कुछ एक बेसिक नो हाउ समझ में आएगा कि देयर इज़ अ डिफरेंस कि हम एक अच्छा घर बना रहे हैं, एंड देयर इज़ अ डिफरेंस कि हम एक प्रैक्टिकल घर रेडी कर रहे हैं। राइट। और देखो, एक चीज़ जो मेरे को मनीष सर आपकी जो सबसे बेस्ट लगी, दैट इज़ कि बिल्कुल अपफ्रंट थे आप। ठीक है, एंड ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज हम पॉडकास्ट से पहले ही बात कर रहे थे, एंड वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि और जिस तरीके से मैं आपको समझ रहा था, सुन रहा था, मैंने आपको वहीं पे भी बोल दिया था कि वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो है बिल्कुल साफ़ है। एंड अभी जो जनरेशन है ना, उसको ये चीज़ पसंद है, बिकॉज उनको नहीं पसंद कि मतलब देर इज कि मतलब कुछ है ना एक बटरिंग टाइप काइंड ऑफ थिंग, और कुछ लेवलिंग हो रही है, कुछ मतलब नहीं है। उनको ऐसा है कि बस ठीक है जो है वो बता दो, बात करो। सो थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड कमिंग ऑन अ पॉडकास्ट। एंड सवाल सच में अमेजिंग थे। आपका होमवर्क, आपकी टीम का होमवर्क ट्रूली अप्रिशिएबल था। मतलब मुझे सोचने पे मजबूर किया आपने, एंड दैट इज़ रियली अप्रिशिएबल, नो डाउट। थैंक यू सो मच सर। कोशिश हमारी रही कि लोगों को नया कुछ मिले, एंड
हम लोग ट्राई करते हैं कि लाइक जब भी कोई गेस्ट आता है तो जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके बारे में मिल जाए, True. तो टीम काम करती है उस पर सर. Right, sir. सो आई होप कि आप लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा. बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस करने का ट्राई करा है. एंड ऐसे और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए. थैंक यू सो मच.